अब आगे, अध्याय 196। इस रवैये के लिए आपको मार पड़ेगी। 2 जन्मों में पहली बार मैचमेकर की भूमिका निभा रही थी, और वह भी अपनी सबसे अच्छी प्रेमिका के लिए। लिन चुक्सिया थोड़ा रोमांचित थी। बन शॉप में सन लानलन को इधर उधर घूमते देख लिन चुक्सिया ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। इस बारे में सोचे तो उसने पहले कभी सू वेनसोंग के साथ जोड़ी बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि सू वेनसोंग वास्तव में एक अच्छी शादी की संभावना थी। उनका परिवार साधारण था और दादी सू का स्वभाव अच्छा था। सू वेनसोंग स्वयं सक्षम और जिम्मेदार थे। ऐसा व्यक्ति वास्तव में सर्वोत्तम पति था। लिन चुक्सिया को लगा कि वह अंधी हो गई है। उसे उस लाल दुपट्टे की याद आई जो सुन लानलन ने पहले उसके गले में पहना था। दादी सू की उम्र काफ़ी अधिक थी और उनके पैर अच्छे आकार में नहीं थे। वह लाल दुपट्टा निश्चित रूप से दादी सू ने नहीं खरीदा था। और यदि दादी सू सन लानलान को धन्यवाद देना चाहती थी तो ऐसा करने के कई तरीके थे, फिर भी उन्होंने विशेष रूप से उसे एक लाल दुपट्टा दिया। लिन चुक्सिया की हंसी से घबरा कर सन लानलान उससे 2 कदम दूर जाने से खुद को नहीं रोक सकी। तुम्हें क्या हो गया है? सुबह सुबह इतनी डरावनी हंसी हंस रहे हो। मुझे मत बताना कि तुमने फिर से अपने किन्यान का सपना देखा है। लिन चुक्सिया ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा। वैसे तो मुझे किन्यान के बारे में सपने देखे हुए काफ़ी समय हो गया है। मुझे वास्तव में उसकी बहुत याद आती है। ईक, सन लैनलान ने सिहरन बढ़ाते हुए कहा, थोड़ा धीमा करो वरना मार पड़ेगी। लिन चुक्सिया जोर से हंस पड़ी और उसे एक तरफ खींच लिया। तुम्हें ईर्ष्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खबर है। उसने अपनी छाती थपथपाई। मैं आज मैचमेकर की भूमिका निभा रही हूँ। किसी ने मुझे बिचौलिया बनने के लिए कहा है। बताओ वह कौन है? सन लानलान को लगा कि आज की लिन चुक्सिया कुछ हटकर थी, लेकिन उसने अनुमान लगाकर उसका मजाक उड़ाया। मैंने सुना है कि कई जूनकिन परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रख रही थी। बन शॉप के लोगों के अलावा और कौन लिन चुक्सिया को बिचौलिया बना सकता था? पिश, क्या दुर्भाग्य है। उसे क्यों लाया? लिन चुक्सिया ने थूका और फिर एक शरारती मुस्कान के साथ सुन लानलान को देखा। देखो, मेरी खूबसूरत और दयालु लिनलैन, मिस्टर कई जैसा आदमी सचमुच तुम्हारे लायक नहीं है। लिनलैन, किसी ने मुझे तुम्हारे लिए मैचमेकर बनने के लिए कहा है। लिन चुक्सिया अब और शर्मीली नहीं रही। उसने सुन लानलान को बताया कि सू वेनसोंग ने उसे क्या काम सौंपा था। फिर उसने अपनी थोड़ी को ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगी। लेकिन ये पता चला कि सन लानलान की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। वास्तव में उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। ज़ियाक्सिया, मुझे पता है कि भाई सू का इरादा अच्छा है। कृपया उसे बताएं कि मैं वास्तव में ठीक हूँ और चिंता न करें। भले ही मेरा कई जून के साथ कोई संबंध था और उसने रिश्ते को धोखा दिया, मैं एक आदमी के लिए मूर्ख नहीं बनूंगी। लिन चुक्सिया ने प्रसन्नतापूर्वक अपना हाथ सुन लानलान के कंधे पर रखा और उसका सिर अपने कंधे से सटा दिया। इसीलिए तुम मेरी बहन हो। सच कहूं तो जब सू वेनसोंग ने कल मुझसे यह बात कही तो मेरी प्रतिक्रिया भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही थी। ऐसा मत सोचना कि तुम अनिच्छुक हो। अगर सू वेनसोंग को दया आ गई और उसने सहानुभूति के लिए मुझसे रिश्ता जोड़ने को कहा तो एक बहन होने के नाते मुझे बुरा लगेगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सन लानलान की उलझन भरी नज़र देखकर लिन चुक्सिया को लगा कि उसने अपनी दोस्त की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को ज्यादा आंक लिया था। उसकी बहन भावनात्मक रूप से बहुत नासमझ थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कई जून के साथ आधे साल तक रिश्ता निभाया और किन लिहुआ ने उसे 1 महीने में ही छीन लिया। सोचो कि सू वेनसोंग आमतौर पर तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है। लिन चुक्सिया ने बस इतना ही संकेत दिया कि सुन लानलान के गालों को धीरे धीरे गुलाबी होते देख वह जानती थी कि आगे कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी की परवाह करता है तो हो सकता है कि आपने इस पर ध्यान न दिया हो, लेकिन यदि आप ध्यान से सोचें तो हमेशा ही इसके संकेत मिलेंगे। आज मुझे जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है। वापस जाओ और सोचो कि तुम सू वेनसोंग के बारे में क्या सोचते हो। जब तुम सोच लो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें 3 दिन का समय दूंगा। ऐसा नहीं था कि लिन चुक्सिया अपनी दोस्त को सू वेनसोंग के साथ मिलाने के लिए उत्सुक थी। उसने महसूस किया कि उसकी दोस्त की भावनात्मक एंटीना थोड़ी धीमी थी, उसे समझने के लिए इंतजार कर रही थी। उन्होंने नाव को खोने का जोखिम उठाया। मुख्य मुद्दे को निपटाने के बाद लिन चुक्सिया एक धुन गुनगुनाते हुए आंगन में स्थित कार्यालय में लौटी तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के नीचे एक त्यागपत्र रखा हुआ था। ये देखकर कि हस्ताक्षर कई जून का था, लिन चुक्सिया ने एक भान उठाए। लगता है इस आदमी को अभी भी चेहरे की परवाह है। उसने उसे लापरवाही से मेज पर फेंक दिया। प्रारंभ में वह कई जून से कुछ असंतुष्ट थी, लेकिन अब जब उसे पता चला कि उसकी बहनों के पास बेहतर विकल्प है तो वह उसका पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकती थी। शादी न करने के लिए उसे धन्यवाद दें। महीने का खाता बही निकालते हुए उसने अभी ज्यादा पन्ने भी नहीं देखे थे कि सू वेनसोंग ने दफ्तर का दरवाजा खटखटा दिया। जियांग फूड फैक्ट्री की स्थापना के बाद से फैक्ट्री मैनेजर सू वेनसोंग उससे भी ज्यादा व्यस्त हो गए थे। अब उनके पास आने से लिन चुक्सिया को पता चल गया था कि वह सुन लानलान के बारे में खबर जानने के लिए उत्सुक हैं।
निश्चित रूप से। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, बिना किसी विनम्रता के उसने सीधे पूछा कि क्या वह सुन लानलान से मिलने गई थी। लिन चुक्सिया ने देखा कि उसका माथा थोड़ा पसीने से तर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उत्सुकता से था या घबराहट से। मैंने वह कह दिया है जो मुझे कहना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि लैनलान को अभी भी चिंता है। क्या चिंताएं? क्या ऐसा कुछ है जो मैंने ठीक से नहीं किया? सु वेनसोंग ने उत्सुकता से पूछा। लिन चुक्सिया ने हल्की सी आह भरी। बूढ़े सु, अगर आपने ये दृढ़ संकल्प पहले दिखाया होता तो मैं अब तक आपकी शादी के भोज में शामिल हो चुका होता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने अच्छा नहीं किया हो, इसलिए चिंतित न हो। मैं लैनलान को 3 दिन देता हूं और 3 दिनों में मैं आपको जवाब दूंगा कि यह हाँ है या नहीं। सु वेनसोंग खुद को मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मिस्टर लिन, हाँ या ना से आपका क्या मतलब है? क्या आप बस स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकते? भगवान ही जानता है कि वह कल पूरी रात जागता रहा था और आज काम पर जाने के बाद भी वह शांत नहीं हो सका। क्या उसे अगले 3 दिनों तक और यातनाएं दी जानी थीं? लिन चुक्सिया ने उसे एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा। तो बेहतर होगा कि आप समय का अच्छा उपयोग करें। सु वेनसोंग की आंखें अचानक चमक उठीं। मैं समझ गया, मिस्टर लिन। उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। मुझे पहले पुलिस स्टेशन जाना होगा। लियू दाहुई के मामले में आज कोई नतीजा आना चाहिए। मम, आगे बढ़ो और व्यस्त रहो। ... कार्यालय के बाहर से तेजी से कदमों की आहट आए और कुछ ही देर बाद झांग दावेई अंदर घुस आए। श्रीकिन, कुछ बड़ा हुआ है। बेहतर होगा कि आप जाकर इसकी जांच करें। बाई जियाओमिंग और ली वेई ने एक साथ नाराजगी से भौहें चढ़ाते हुए देखा। क्या हो गया, क्या हो गया? झांग दावेई ने घबराहट में बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा। एक माँ और बेटा आए और हमारे व्यवसाय के प्रवेश द्वार पर घुटने टेक दिए और कहा कि वे श्रीकिन को जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। अब तक वहां पहले से ही भीड़ जमा हो गई है और तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। ये सुनकर कि यह एक माँ और बेटा है, बाई जियाओमिंग की भौहें गहरी हो गईं। क्या यह एक युवा महिला और 4 या 5 साल का बच्चा है? हाँ, हाँ, वे दोनों। किन यांग ने हैरानी से बाई जियाओमिंग को देखा। वसंतोत्सव की छुट्टियों से लौटने के बाद से वे इंजीनियरिंग डिज़ाइन के नए दौर में डूबे हुए थे और वह लगभग बिना रुके काम कर रहा था। उसने कंपनी भी नहीं छोड़ी थी, तो वह किसी माँ और बच्चे के साथ कैसे जुड़ सकता था? बाई जियाओमिंग वास्तव में इस मुद्दे के बारे में अधिक जानती थी। वह वसंत महोत्सव के लिए अपने गृहनगर वापस नहीं गए क्योंकि उनकी पत्नी और बच्चे सभी यहीं थे और घर पर बुजुर्गों के अच्छे स्वास्थ्य के कारण उन्होंने ड्यूटी पर काम की जिम्मेदारी ली, जिससे अन्य सहकर्मियों को छुट्टियों के लिए घर जाने की अनुमति मिल गई। सबको अपनी ओर देखते देख उसने कहा, क्या तुम्हें याद है पिछली गर्मियों में भूस्खलन हुआ था? उस समय कुछ ग्रामीण फंस गए थे और तुमने 3 लोगों के एक परिवार को बचा लिया था। न केवल किन्यांग को याद था, बल्कि ली वेई और अन्य लोगों को भी याद था। अध्याय 197। यह एक लड़का है। उस समय वे उस क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहे थे, तभी अचानक भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो गया। उनकी टीम ठीक थी, लेकिन सड़क अवरुद्ध थी। वहां से गुजरते समय उन्होंने कई स्थानीय लोगों को भूस्खलन में फंसे देखा तो तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया। किन यांग ने उस समय 3 लोगों के एक परिवार को बचाया था और ली वेई की टीम ने भी 2 लोगों को बचाया था। ये देखकर कि कई लोगों को याद है, बाई जियाओमिंग ने आगे कहा, वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था और घर पर कई महीनों की देखभाल के बावजूद वह ठीक नहीं हुआ और वसंत महोत्सव से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। माँ और बच्चा उसकी पत्नी और बेटा हैं। ली वेई उलझन में थी। हर कोई जानता है कि श्रीकिन ने उन्हें बचाया था। वे श्रीकिन की तलाश में क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से वे आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ नहीं हैं। यदि यह कृतज्ञता दर्शाने के लिए था तो उन्हें ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। आधे साल से अधिक समय हो गया है। बाई जियाओमिंग ने ठंडी आवाज में कहा, अगर यह कृतज्ञता होती तो अच्छा होता। मैंने सुना है कि उस आदमी की मृत्यु के बाद महिला और बच्चे को उनके ससुराल से निकाल दिया गया था। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वे मिस्टर किन के पास चले गए। वे चंद्र वर्ष के पहले महीने में एक बार आए थे, लेकिन मिस्टर किन तब अपने गृहनगर से वापस नहीं आए थे, इसलिए मैंने उन्हें निपटाने के लिए यूनियन को सौंप दिया। उन्होंने सोचा कि यह मामला यूनियन को सौंपने के बाद सुलझ गया है और उन्होंने इसका जिक्र किन यांग से भी नहीं किया। उन्हें ये पता ही नहीं था कि इतना समय बीत चुका है और समस्या अभी भी हल नहीं हुई है। जब वे बात कर रहे थे तो कार्यालय का फ़ोन बज उठा। बाई जियाओमिंग ने कॉल का जवाब दिया। उनका चेहरा और भी गहरा हो गया और उनके स्वर में सवालिया लहजा था। क्या हमारा मिलन सिर्फ दिखावे के लिए है? एक भी मामला जिसे निपटाने में इतना समय लग रहा है और जो अभी तक अनसुलझा है, जिसके लिए श्रीकिन को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ से क्या कहा गया, यह न जानते हुए बाई जियाओमिंग ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ फ़ोन रख दिया। श्रीकिन, मुझे डर है कि आपको व्यक्तिगत रूप से इसे देखना पड़ेगा। किन यांग ने झांग दावेई की ओर मुड़कर पूछा, गेट पर क्या स्थिति है? झांग दावेई ने बाई जियाओमिंग की ओर देखते हुए अपने होंठ हिलाए। बाई जियाओमिंग ने भौहें चढ़ाईं। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मिस्टर किन ने तुमसे पूछा है, बस उन्हें बता दो। झांग दावेई तुरंत सीधे खड़े हो गए।
जब मैं अभी गेट के पास से गुजरा तो काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि बच्चा मिस्टर किन का है और माँ और बच्चा मिस्टर किन को जिम्मेदार ठहराने आए थे। कुछ लोग जानते थे कि मिस्टर किन ही उनके रक्षक हैं। मुझे नहीं पता कि वह महिला क्या कह रही थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को उन पर दया आ रही थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि चूंकि मिस्टर किन ने उन्हें बचाया है, इसलिए उन्हें अंत तक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बकवास, ली वेई ने सीधे सीधे गाली दी। अब लोगों को बचाना गलत है। अगर ऐसा है तो किसी को भी अब नेक इंसान बनने की जहमत नहीं उठानी चाहिए। ये किस तरह के लोग हैं? चलो चलें और देखें। टालना समस्या का समाधान नहीं है। फिर भी किन यांग की अभिव्यक्ति विशेष रूप से ठंडी थी। कंपनी के मुख्य द्वार पर पहले से ही काफ़ी भीड़ थी और 2 यूनियन कर्मचारी भी दिखाई दे रहे थे। किसी ने चिल्लाकर कहा, श्री किन यहाँ हैं। भीड़ ने रास्ता खोल दिया और किन यांग ने भी बीच में घिरे 2 लोगों को देखा। बच्चा लगभग 4 या 5 साल का, कमजोर और दुबला पतला लग रहा था। उसने बहुत बड़े कपड़े पहने हुए थे, जिससे उसका पीला और कुपोषित रूप और भी स्पष्ट हो रहा था। उसके बगल वाली औरत भी कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। कपड़े पैच पर पैच लगे हुए, बहुत पतले, रूखे, उलझे बाल जो सड़क पर भीख मांगने वाली भिखारी से भी बदतर लग रहे थे। दोनों जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। महिला के चेहरे पर आंसू थे। किन यांग को देखते ही वह घुटनों के बल कुछ कदम उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा पूरी तरह से व्यथित था। बिना कुछ कहे, केवल उसकी उपस्थिति ने ही दर्शकों में काफ़ी सहानुभूति जगा दी, विशेषकर व्यस्त रहने वाली आंटियां और भाभियां जो आपस में कानाफूसी कर रही थीं। क्या उन्होंने नहीं कहा कि मिस्टर किन की शादी हो गई है? मुझे याद है कि उनकी पत्नी नए साल से पहले आई थी। वह बहुत सुंदर महिला थी। फिर वह इस महिला जैसी कैसे दिखती हैं? चुप, आवाज़ धीमी रखो। कौन जाने मर्द कितने लोग धोखा नहीं देते। बीवी खूबसूरत भी हो तो क्या कर सकते हैं। घर के फूल जंगली फूलों से कहीं कम हैं। वैसे भी वो अलग अलग रहते हैं तो अकेलेपन का दौर तो आता ही है। मुझे नहीं लगता। बच्चा तो पहले से ही बहुत बड़ा है। मैंने सुना है कि मिस्टर किन की शादी पिछले साल ही हुई है। शायद वो सचमुच कोई एहसान चुकाने आए हैं। एहसान चुकाना? क्या तुमने कभी किसी को एहसान चुकाने के लिए इतना बड़ा बच्चा लाते देखा है? अगर कुछ भी हो तो मिस्टर किन को उसके बच्चे को जन्म देने के एहसान का बदला चुकाना चाहिए, क्योंकि उसने उसके लिए इतने बड़े बेटे को जन्म दिया है। भाभी फैंग और फैंग जिंगजिंग भीड़ में छिपे हुए थे। हालांकि उनकी बातचीत में शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। दूर से किन यांग को आते हुए देखा, जो उत्साह से चमक रहा था। फैंग जिंगजिंग ने अपनी माँ का हाथ खींचते हुए कहा, माँ चलो वापस चलते हैं। अगर पिताजी को पता चलेगा कि हम यहाँ उत्साह देख रहे हैं तो वह नाराज हो जाएंगे। भाभी फैंग ने उसे घूरते हुए कहा, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? हम तो बस बाहर से घर लौटते हुए यहाँ से गुजरे थे। किसने कहा कि हम तमाशा देख रहे थे? अपना मुंह काबू में रखो। अगर तुमने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए तो ध्यान रखना मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। फैंग जिंगजिंग ने अपने होंठ काटे और अपना सिर नीचे कर लिया और छोटे लड़के पर नजर डालने लगी। यह एक लड़का था, न तो महिला और न ही किन यांग ने कुछ कहा। अंततः एक जूनियर यूनियन अधिकारी ने पहले बोलना शुरू किया, श्री किन, कृपया इस पर गौर करें। मूलतः यूनियन का इरादा इसे निपटाने का था, लेकिन इस महिला ने आपसे मिलने की जिद की। हमारे पास वास्तव में कोई और विकल्प नहीं था। उसका चेहरा कठिनाई से भरा हुआ था। फिर महिला ने किन यांग को गहराई से प्रणाम किया। उसका माथा रेतीली जमीन पर जोर से टकरा रहा था। किन यांग ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और अपनी स्थिति थोड़ी बदली। महिला ने अपना सिर उठाया। उसका माथा रेत से सना हुआ था और आंसुओं से भीगा हुआ था। वह अवर्णनीय रूप से दुखी थी। दाता, मुझे पता है कि मुझे आपके पास नहीं आना चाहिए था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मेरे पति की मृत्यु हो गई है। मेरे ससुराल वालों का दावा है कि मेरी बदकिस्मती की वजह से मेरे पति की मौत हो गई और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, यहाँ तक कि हमारे बच्चे को रखने से भी इनकार कर दिया। मेरा अपना परिवार उस भूस्खलन में मर गया। अब मेरा कोई रिश्तेदार नहीं बचा। मुझे मरने से कोई एतराज़ नहीं, लेकिन गेनबाओ सिर्फ 5 साल का है। हे दाता, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे बच्चे को जीने का मौका दीजिए। वह पुनः झुकी, अपना माथा जमीन पर टिका दिया और बेकाबू होकर रोने लगी। छोटा लड़का भी रोने लगा और महिला के कपड़े खींचने लगा। माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। अच्छा जेनबाओ, माँ अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। अगर तुम उपकारकर्ता के साथ हो तो ही तुम्हारे पास जीने का मौका है। महिला ने जो भी कहा उससे उसके और किन यांग के बीच का रिश्ता स्पष्ट हो गया। फिर भी माँ और बेटे को एक साथ रोते हुए देखकर दर्शकों में और अधिक दया उत्पन्न हुई। कितना दयनीय है। ससुराल वाले कितने बेईमान हैं। बेटे की मौत के बाद वे अपने पोते को भी नहीं चाहते। ये कैसा ज़माना है। अभी भी ये सामंती अंधविश्वास चल रहा है। इनकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। पुलिस वालों को इन्हें सही शिक्षा देनी चाहिए।
शिक्षा का क्या फ़ायदा? मैंने सुना है कि उस आदमी के 2 भाई थे, उन्हें ससुराल वालों ने नहीं, बल्कि 2 चाचाओं ने संपत्ति का बड़ा हिस्सा पाने के लिए घर से निकाल दिया। यूनियन अधिकारी ने भी किन्यान की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा। श्री किन, आप क्या सोचते हैं? किन्यान का चेहरा भावहीन था, वह यूनियन अधिकारी की ओर उदासीनता से देख रहा था। तो यूनियन का समाधान क्या है? यूनियन अधिकारी आश्चर्यचकित रह गया, उसने सोचा कि स्थिति काफी स्पष्ट थी, फिर भी श्री किन ने अनभिज्ञता का नाटक किया। अध्याय 198, उसे अपना ईश्वर पुत्र मानना। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, श्री किन, आप इस बच्चे को अपना पालक पुत्र क्यों नहीं बना लेते? आपने इसे पहले भी बचाया था, जिससे पता चलता है कि आप दोनों की किस्मत अच्छी है। इसे अपना पालक पुत्र बना लीजिए, इसे खाना खिलाए, और मुझे विश्वास है कि जब ये बड़ा होगा तो आपका एहसान चुकाएगा। किन्यांग ने उस व्यक्ति की ओर देखा और उदासीनता से बोला, चूंकि तुम उस पर इतनी दया करते हो, इससे पता चलता है कि तुम दोनों भी भाग्य में हो। तुम उसे अपना पालक पुत्र क्यों नहीं बना लेते? इससे पहले कि वह आदमी कुछ बोल पाता, उसके बगल में खड़ी एक औरत ने उसे जोर से चिकोटी काटी। क्या मैं अब तुम्हारे लिए बेटा पैदा करने में सक्षम नहीं हूँ, या तुमने बहुत ज्यादा खा लिया है? घर वापस जाओ। इस घटना के बाद किन्यांग अभी भी यूनियन स्टाफ की ओर देख रही थी, उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही थी। यूनियन स्टाफ का सदस्य बेचैनी से अपना सिर खुजला रहा था, वह तो बस यहाँ आने के आदेशों का पालन कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि श्री किन और उनके शब्द अलग होंगे। इस बिंदु पर घुटनों के बल बैठी महिला ने फिर से बात की और अपनी बाहों में बच्चे को आगे की ओर धकेलते हुए सच्चे शब्दों में कहा, मुझे पता है कि इस मामले ने आपको बहुत परेशान किया है, और मैं आपसे जेनबाओ को अपना बेटा मानने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस उसे खिलाने के लिए। उसे कुछ भी करने दो, मैं अब उसका साथ नहीं दे सकता। निश्चिंत रहो, अब से जेनबाओ अपने उपकारकर्ता का होगा, और मैं अब उससे संपर्क नहीं करूंगा। इसके बाद उसने अपना सिर जोर से जमीन पर पटक दिया। भीड़ में कुछ कोमल हृदय वाली महिलाओं ने पहले ही आंसू पोंछने शुरू कर दिए थे, और सोच रही थीं कि कितनी माताएं अपने बच्चों से अलग रहना सहन कर सकती हैं, जब तक कि बहुत जरूरी न हो। आखिरकार यूनियन स्टाफ ने हिम्मत जुटाकर कहा, श्री किन, कृपया एक नेक काम करने पर विचार करें। जैसा कि कहावत है, एक जीवन बचाना 7 स्तरीय शिवालय बनाने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। मुझे लगता है कि इस बच्चे का पालन पोषण करना भी आसान है। इसे सिर्फ खाना खिलाना ही एक नेक काम होगा। किन्यांग की आंखों में व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। मुझे मत बताओ कि यह यूनियन का समाधान है। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि यूनियन यह अच्छा काम करे। अगर यह पहले होता तो शायद उसे इतनी परवाह न होती। उसके लिए एक और बच्चे का पालन पोषण करना मुश्किल नहीं था, और उसने ये भी सोचा कि अगर वह सक्षम होता तो दूरदराज और गरीब इलाकों में उन बच्चों की मदद करता जो खाना नहीं खरीद सकते। लेकिन चूंकि उनकी पत्नी ने उनकी घिनौनी दयालुता का उल्लेख किया था, इसलिए दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर कई मुद्दे इतने सीधे नहीं लगते थे। एक साधारण सा मुद्दा है, और यूनियन इतने लंबे समय बाद भी इसे ठीक से नहीं संभाल पाई है। क्या यूनियन अब सिर्फ दिखावे के लिए है, या ये किसी नेता का विचार है कि वह इस मुद्दे को गेंद की तरह मुझ पर फेंक दे? कर्मचारी की आंखों में अपराध बोध झलक रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस ये तो एक छोटा सा मुद्दा है। श्री किन को इतनी कठोरता क्यों दिखानी पड़ी? संघ को इतनी गंभीरता से क्यों लेना पड़ा? इससे पहले कि कर्मचारी अपनी बात पूरी कर पाता, भीड़ के पीछे से एक धीमी आवाज आई। उपाध्यक्ष शा जियान की आगे बढ़े। सबसे पहले उन्होंने घुटनों के बल बैठे माँ बेटे और आसपास की भीड़ पर नजर डाली, तथा कर्मचारी को डांटते हुए थोड़ा भौहें चढ़ा लीं। आप चीजों को कैसे संभाल रहे हैं? इतना छोटा सा मामला, नकारात्मक प्रभाव देखिए, आपने भीड़ को तितर बितर क्यों नहीं किया? कर्मचारी ने जल्दी से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन अब उत्तेजना के कारण कोई भी वहां से जाने को तैयार नहीं था। शाहजियान की ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ किन्यांग की ओर देखा। श्रीमान किन, युवा कॉमरेड मुद्दों को अनाड़ीपन से संभालते हैं, लेकिन इस मामले में वास्तव में ये यूनियन की गलती नहीं है। यूनियन भी हाल ही में आपके मामलों के लिए प्रयास कर रही है, भले ही कोई गुण न हो, फिर भी कड़ी मेहनत है। अंततः यह ऐसा मामला नहीं है जिसे यूनियन को संभालना चाहिए। ली वेई अब और नहीं सुन सके। ये यूनियन की जिम्मेदारी कैसे नहीं है? क्या उपाध्यक्ष शाह जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं? शाहजियान की फिर मुस्कुराया, अभी भी मिलनसार दिखाई दे रहा था। बात यह नहीं है कि यूनियन जिम्मेदारी से बचना चाहती है। श्री किन ने अच्छा काम किया, लेकिन इस बच्चे के माता पिता यूनिट के कर्मचारी नहीं हैं। अगर ये यूनियन को दे दिया गया तो हम कैसे काम चलाएंगे? हमारी यूनियन कोई चैरिटी तो नहीं है ना? ली वेई दंग रह गए। ये बात भी सही लग रही थी। पिछले अनुभव के अनुसार यदि यूनिट के किसी कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो विधवाओं और अनाथों को अनिवार्य रूप से यूनियन के माध्यम से मुआवजा और पुनर्वास प्राप्त होगा। इस माँ और बेटे का यूनिट से कोई संबंध नहीं था, और वास्तव में यूनियन यूनिट की ओर से कोई भी व्यवस्था नहीं कर सकती थी। उसने किन्यांग की ओर देखा, जिसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं।
उन्होंने पहले भी उपाध्यक्ष शाह से मुलाकात की थी। कम उम्र में ही संघ के उपाध्यक्ष का पद प्राप्त करने के कारण उनमें वास्तव में कुछ योग्यताएं थीं। लेकिन ये कहना कि इस मामले का संघ से कोई लेना देना नहीं है। छुट्टियों के बाद यूनिट में वापस लौटने पर उन्होंने गलती से झांग दावेई को गपशप करते सुना। वसंत महोत्सव के दौरान संघ के इस युवा उपाध्यक्ष का विवाह हुआ। उनकी पत्नी पार्टी शाखा सचिव जू सिजिन की बेटी थीं। शाह जियानकी ने पैरवी जारी रखी। ईमानदारी से कहूं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चा दयनीय है, उसे उसकी दादी ने घर से निकाल दिया है। नहीं पिताजी, मिस्टर किन, क्यों न कोई अच्छा काम किया जाए। बच्चे के माता पिता यूनिट के कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन क्या मैं नहीं हूं? केन्यांग ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, चून की वाइस चेयरमैन शाह इतने दयालु हैं, तो क्यों ना आप ही बच्चे को गोद ले लें। मैंने सुना है कि आपकी और कॉमरेड जू की अभी अभी शादी हुई है। एक कॉमरेड की मदद लेना मेरे जैसे अकेले आदमी द्वारा बच्चे की देखभाल करने से तो बेहतर ही होगा। शाह जियानकी की मुस्कान थोड़ी लड़खड़ा गई। केन्यांग ने आगे कहा, मैंने सुना है कि वाइस चेयरमैन शाह के परिवार के लोग बहुत ही मिलनसार हैं। शादी के तुरंत बाद इतना बड़ा बेटा पाकर कॉमरेड जू जरूर खुश होंगे। आखिरकार शाह जियानकी अपनी मुस्कान नहीं रोक सका। शादी के बाद कौन किसी और के बेटे को पालना चाहेगा। केन्यांग परेशानी पैदा करने के साथ साथ बहुत मुंहफट भी था। इससे भी अधिक स्पष्ट बात यह है कि इसके बाद क्या हुआ। केन्यांग ने इत्मीनान से याद दिलाया, उपाध्यक्ष शाह, आपका अंतिम नाम शाह है, मूर्ख नहीं। ये कहने के बाद यूनियन कर्मियों या अपने पीछे खड़ी मां और बच्चे की परवाह किए बिना वह मुड़े और चले गए। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि केन्यांग इतना गैरजिम्मेदार होगा। वह पहले कभी ऐसा नहीं था। लेकिन वास्तव में कोई भी यह नहीं कह सकता था कि उसे क्या करना चाहिए। जब केन्यांग ने सचमुच उन्हें नज़रअंदाज किया तो महिला के मन में संकल्प कौंध गया। हे उपकारी, जब तुमने हमें मरने तक नज़रअंदाज करने का फैसला किया तो फिर तुमने हमें बचाया ही क्यों? बेहतर होता कि हमारा परिवार साथ साथ मरता, कम से कम पाताल लोक के रास्ते में हमारा साथ तो होता। तुमने उसे बचा तो लिया, लेकिन उसकी परवाह नहीं की, उसे इस दुनिया में अकेले तिरस्कार सहने दिया। क्या तुम सचमुच अपनी अंतरात्मा से संतुष्ट हो? अपने पीछे से आती चीखें सुनकर केन्यांग के कदम थोड़े लड़खड़ाए, लेकिन केवल एक पल के लिए, फिर वह दृढ़ता से वापस चलने लगा। केन्यांग ने बाद में जो हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह से अपने काम में लग गया। लेकिन रात के खाने पर झांग दावेई ने कुछ बताया। केन्यांग के चले जाने के बाद यूनियन ने दरवाजे पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए और माँ बेटे को भी ले गए। वह ठीक नहीं जानता था कि वह कहाँ है। केन्यांग को तो और भी कम परवाह थी। यदि लियू शियाओहुआ और उसकी बेटी का मामला वास्तव में उसकी गुमराह दयालुता थी, तो इस माँ और बेटे के साथ आज की घटना ने उसे जीवन पर कुछ संदेह करने पर मजबूर कर दिया। उन्हें अभी भी वह स्थिति याद है जब भूस्खलन के कारण वहां से गुजर रहे पैदल यात्री दब गए थे। वे उस समय पास ही थे और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने बचाव कार्य शुरू कर दिया। अपने बच्चे को गले लगाए वह महिला आधी दबी हुई थी। बचाव कर्मियों को देखकर उसने केन्यांग के कपड़े पकड़ लिए और मदद की गुहार लगाने लगी। अध्याय 199। क्या सचमुच उसके इरादे नेक थे? केन्यांग द्वारा उसे बचाए जाने के बाद उसने पास में एक स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका पति अभी भी नीचे फंसा हुआ है। केन्यांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से उस आदमी को बाहर निकाल लिया। सौभाग्य से वह व्यक्ति अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन कीचड़ ने उसकी पसलियों को कुचल दिया था, संभवतः उसके फेफड़े के एक हिस्से में छेद कर दिया था, जिससे उसे आंतरिक चोटें आई थी और उसका एक पैर टूट गया था। उनसे कुछ ही दूरी पर जिन दो लोगों को उन्होंने खोदकर निकाला था, वे पहले से ही मृत पड़े थे। उस क्षण ऐसा लगा कि प्रकृति के सामने मानवता इतनी तुच्छ है कि केवल जीवित रहना ही अच्छा है और आशा है। उन्हें कभी इस बात पर संदेह नहीं हुआ कि लोगों को बचाना सही काम है या नहीं। पर अब केन्यांग छात्रावास में वापस आया और तुरंत कुछ लिखने का कागज निकाला। उसे अपनी पत्नी को आज जो हुआ उसके बारे में एक पत्र लिखना था। क्या वह सचमुच बहुत ज्यादा दयालु हो रहा था? उसी समय पास के एक पारिवारिक परिसर में शाह जियानकी खाना खाते हुए अपनी पत्नी से आज की घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। मैंने तुम्हें शुरू से ही कहा था, यह कोई समाधान नहीं है। तुमने जोर देकर कहा था कि चूंकि केन्यांग की शादी को लगभग 1 साल हो गया है और उनके कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए वह उस बच्चे को जरूर गोद ले लेंगे। जू सिजिन को इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। केन्यांग के बारे में वह जो जानती थी, उसके अनुसार अगर वह सचमुच हताश होता तो वह बच्चे को गोद ले लेता। उसे एक अतिरिक्त जोड़ी चॉपस्टिक या एक अतिरिक्त मुंह खिलाने से कोई आपत्ति नहीं होगी। सबसे बुरी बात यह होगी कि बच्चे को अपने पास रखना उसके लिए थोड़ा असुविधाजनक होगा और वह उसे उसके गृहनगर वापस भेज सकता है। जू सिजिन ने उसे चॉपस्टिक से कुछ खाना परोसा। उसकी आवाज़ धीमी थी। जियानकी, क्या मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही हूँ? यह ऐसी बात नहीं है जिसे हमारे संघ को सुलझाना चाहिए। वे तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है आपका इरादा सही है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है।
मुझे लगता है कि हमें ज़रूरत पड़ने पर कल्याण संस्थान या स्थानीय सरकार को भी सूचित करना चाहिए। इसका कोई न कोई समाधान तो ज़रूर होगा। जियांकी, तुम बहुत भोली हो। ये स्पष्ट है कि माँ और बेटा के न्यान को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम जो भी करोगी वह व्यर्थ होगा। शाहजियांकी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, हम इसे ऐसे ही नहीं चलने दे सकते। जैसा कि आप जानते हैं, मंत्री के न्यान को बहुत महत्व देते हैं। आज की घटना का पहले ही काफ़ी असर पड़ चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे चिंता है कि इससे मेरी पदोन्नति प्रभावित होगी। ओल्ड लियू 2 साल में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और ये अगले 2 साल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे पता है, चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं उस महिला से बात करूंगा। शाहजियांकी को कुछ संदेह हुआ, क्या तुम्हें यकीन है? तुमने ये पहले भी कहा है। चिंता मत करो, औरतें औरतों को सबसे अच्छी तरह समझती हैं। एक बार यह मामला सुलझ जाए तो मैं अपने पिता से भी तुम्हारे लिए अच्छी बातें कहूंगी ताकि कोई परेशानी न हो। अपने ससुर के हस्तक्षेप की बात सुनकर आश्वस्त हुए शाहजियांकी ने कहा, तो फिर मैं इसे आपके हाथों में छोड़ देता हूँ। पत्र लिखने के बाद किन यांग ने डाकिये का इंतजार नहीं किया। उसने कुछ समय निकालकर खुद ही पत्र पोस्ट कर दिया। उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी और वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसे कहाँ गलती हो गई। किन यांग जल्दी से डाकघर गया, पत्र भेजा और बहुत शांत महसूस किया। जब वह वापस लौटने वाला था तो उसने दूर से एक परिचित व्यक्ति को देखा जो तेजी से आगे बढ़ रहा था और फिर चुपके से एक गली में घुस गया। जू सिजिन, उस महिला का सामना करते हुए शाहजियांकी के साथ उसके सौम्य और सदाचारी व्यवहार से बहुत दूर थी। कुछ ही महीनों में उसकी आंखों की स्पष्टता गायब हो गई और उसकी जगह गणना और आक्रोश ने ले ली। तुम इतने बेकार क्यों हो? मैंने तुम्हें पहले ही मौका दे दिया है। अगर तुम इसका फायदा नहीं उठा सकते तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जरा सोचो, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें पहले ही घर से निकाल दिया है और तुम्हारा अपना परिवार भी तुम्हें अपने घर में नहीं रखेगा। किन यांग अब तुम्हारी एकमात्र उम्मीद है। उसके अपने बच्चे नहीं हैं और अगर तुम अपने बच्चे को उस पर थोप दोगी तो वह तुम्हारे बेटे के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। महिला ये बात अच्छी तरह जानती थी क्योंकि वह इसी इरादे से किन यांग के पास गई थी। और पिछले साल जब वह पहली बार उस आदमी से मिली थी तो उसकी नज़रें उस पर पूरी तरह से टिक गई थीं। उसे जल्दी शादी करने का पछतावा था, वरना अपनी जान बचाने के लिए वह उसे अपना शरीर देकर बदला चुका थी। तब से वह अनगिनत रातों में उस आदमी के बारे में सोचती रही, यहाँ तक कि जब उसका लकवाग्रस्त पति उसके बगल में लेटा रहता था। किन यांग के बारे में सोचते ही उसे जो झुनझुनी महसूस होती थी वह बेकाबू हो जाती थी। अंततः अपने पति की मृत्यु के बाद उसने सोचा कि उसके पास मौका है। भले ही शुरुआत में वह अपने बच्चे को उसके ऊपर थोप सकती थी, बच्चे को उसके साथ संबंध बनाने दे सकती थी और धीरे धीरे बच्चे के नाम का उपयोग करके योजना बना सकती थी। समय के साथ स्नेह बढ़ता गया और उसे विश्वास हो गया कि वह उस आदमी को जीत सकती है। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उस आदमी का दिल इतना ठंडा और कठोर होगा कि वह बच्चे को भी नहीं लेगा, जबकि वह पहले भी मदद करने के लिए इतना उत्सुक था। महिला ने अपनी आंखों में छिपी नजरें छिपा लीं, उसके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। मुझे माफ़ करना मिस्टर जू, माँ बेटे होने के नाते यही हमारी नियति है। मुझे पता है कि हमने मिस्टर किन के लिए चीज़ें मुश्किल बना दी हैं। अगर हम किसी और तरीके से जिंदा रह सकते तो मैं अपने बच्चे के साथ यह कदम नहीं उठाती, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। वह रोने लगी और बार बार माफ़ी मांगने लगी, जिससे उसकी आवाज़ टूट गई। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं बस रस्सी से लटक सकती हूँ और जल्द ही जेनबाओ के पिता से मिल सकती हूँ। लेकिन जेनबाओ बहुत छोटा है, वह कुछ भी नहीं समझता, मैं उसे छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकती। मिस्टर जू, आपने जो कहा उसके अनुसार मिस्टर किन एक निस्वार्थ व्यक्ति हैं। उन्हें देश और अपने कार्यस्थल के लिए परेशानी खड़ी करने से नफरत है। अगर मैं बच्चे को उनके कार्यस्थल के प्रवेश द्वार पर छोड़ दूं, जू सिजिन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, हो सकता है कि यह तरीका काम करे। किन यांग के व्यक्तित्व को देखते हुए अगर बच्चे को उसके कार्यस्थल के दरवाजे पर छोड़ दिया जाए तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह उसकी देखभाल करेगा। लेकिन वह इसे कैसे संभालेगा, ये कहना मुश्किल है। एक बार तो वह जरूर उस बच्चे को गोद ले लेता, यही उसकी योजना भी थी। किन यांग को बच्चे को गोद लेने और उसे उसके गृहनगर वापस भेजने के लिए कहा गया। उसे विश्वास नहीं था कि वह महिला किसी और के बच्चे की परवरिश में किन यांग की मदद करने के लिए तैयार होगी। अगर किसी बच्चे के माता पिता के बारे में कोई गलतफहमी पैदा हो जाती तो इससे उनके रिश्ते में दरार पड़ सकती थी। भले ही वह किन यांग से शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन वह किसी और को भी आसानी से शादी करने नहीं देगी। पर अब सिर्फ बच्चे को उस पर धकेलना पर्याप्त नहीं है। जू सिजिन ने अपने बैग से एक छोटा सा पैकेट निकाला और महिला के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। जू सिजिन की बातें सुनकर महिला की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। जैसे ही जू सिजिन सीधी हुई, उनके चेहरे के भाव अचानक जटिलता और कठिनाई में बदल गए और उन्होंने कहा, मिस्टर जू, क्या ये ज्यादा नहीं है?
क्या आप अपने बेटे के लिए भोजन और कपड़े से भरा भविष्य सुनिश्चित नहीं करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम इसे गंवा दोगे तो यह मत कहना कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। महिला ने एक महान संकल्प लिया और अंततः दृढ़ चेहरे के साथ उसने कहा, जेनबाओ के लिए श्रीमान जू, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। अच्छा, तो मेरे संदेश का इंतजार करो। मैं किन्यांग से तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा और तुम वहां से आगे की बात संभालो। मुझे निराश मत करना। जू सिजिन ने मुड़कर जाने से पहले महिला और बच्चे पर एक आखिरी नज़र डाली। वह बात को इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। अगर किन्यांग ने स्वेच्छा से बच्चे को स्वीकार कर लिया होता तो उसे उसके लिए किसी औरत का इंतजाम नहीं करना पड़ता। वह आदमी उसके पास कभी नहीं था, लेकिन अब उसे उस दुष्ट महिला लिन चुक्सिया के प्रति पूरी तरह समर्पित देखकर वह उसे नष्ट करना चाहती है। अध्याय 200। आपको किस बात पर गर्व है? जू सिजिन के जाने के बाद महिला ने अंततः एक आत्मसंतुष्ट भाव प्रकट किया। उसके हाथ में दवा का छोटा पैकेट देखकर उसके होठों पर विजयी मुस्कान आ गई। ये पढ़े लिखे सुसंस्कृत लोग, क्या उनकी पढ़ाई ने उन्हें मूर्ख बना दिया है? लेकिन ये बात उसे बिल्कुल ठीक लगती है। इस मूर्ख महिला की मदद से यह अकेले कार्य करने की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक है। अंततः वह सारा दोष इस महिला पर डाल सकती है। वह एक गरीब असहाय माँ है जो केवल अपने बेटे के लिए जीवित है। तुम किस बात से इतने प्रसन्न हो? पीछे से एक आदमी की गहरी आवाज़ सुनाई दी। महिला का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और कुछ ही दूरी पर किन्यांग को देखा। उसका हाथ कांपने लगा और दवा का पैकेट जमीन पर गिर गया। किन्यांग ने जमीन पर पड़े दवा के पैकेट पर नजर डाली। उसकी आंखों में उपहास की झलक दिखाई दी। तो क्या हमारे कार्यस्थल के प्रवेश द्वार पर आपने जो शब्द कहे थे वे सब झूठे थे? ससुराल वालों द्वारा घर से निकाल दिए जाने और कहीं जाने के लिए जगह न होने के बारे में क्या कहा जाए, ये कहते हुए कि बेहतर होता कि उन्हें न बचाया जाता और उनके पूरे परिवार को एक साथ मरने दिया जाता। अब ऐसा लगता है कि बेहतर यही होता कि उन्हें एक साथ मरने दिया जाता। ऐसी घृणित रणनीति का सहारा लेते हुए भी अपनी पत्नी के बारे में सोचकर किन्यांग की आंखें और भी ठंडी हो गईं। नहीं, ऐसी बात नहीं है दानवीर, ये वह औरत है। महिला ने अवचेतन रूप से बहस करने की कोशिश की। उस आदमी की ठंडी आंखों से मिलते ही वह फिर से कांप उठी। अब उसे एहसास हुआ कि इस आदमी को नियंत्रित करना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। वह एक जानलेवा और ठंडे खून वाला अंदाज में था, मानो वह अगले ही पल उसका गला कुचल देगा। किन्यांग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे लगता है कि अब आपको अपने बेटे के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ पुलिस स्टेशन आइए। सिर्फ एक प्रमुख राष्ट्रीय परियोजना डिज़ाइनर के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में आपको कई साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि जब तक आप बाहर आएं तब तक आपका बेटा बड़ा हो जाए। महिला 2 कदम पीछे हटी और बार बार अपना सिर हिलाती रही। अंततः किन्यांग के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। हे उपकारी, मेरा वास्तव में आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं मजबूर थी। मैंने ये सब अपने बच्चे के लिए किया। कृपया मेरे बच्चे की खातिर मुझे छोड़ दें। मेरे पास वास्तव में कोई और रास्ता नहीं था। दाता, भले ही उस महिला ने मुझे ये चीज़ दी हो, मैंने कभी भी आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था। मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए एक रास्ता सुरक्षित करना चाहती थी। वह अभी भी बहुत छोटा है। उसके पिता मर चुके हैं और उसकी दादी ने उसे त्याग दिया है। एक माँ के रूप में मेरे पास उसका समर्थन करने की क्षमता नहीं है। दाता, वह वास्तव में बहुत दयनीय है। महिला फूट फूट कर रोई। इस समय वह सिर्फ एक नाजुक असहाय माँ थी। किन्यांग ने फिर से व्यंग्य किया, दयनीय? दयनीय होने की बात तो यह है कि तुम्हें एक माँ के रूप में पाना ही वास्तव में दयनीय है। तुम्हारे पति अभी भी बिस्तर पर थे और फिर भी तुम गांव के कुंवारों के साथ घुल मिल गईं। तुम्हारे पति को पता चला और वे गुस्से से मर गए। उससे भी पहले अन्य पुरुषों के साथ तुम्हारे अस्पष्ट संबंधों का पता चल गया था, जिसके कारण उसके परिवार ने तुम्हारे बेटे के वंश पर संदेह किया और उसे अस्वीकार कर दिया। क्या मैं गलत हूँ? महिला धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। वह कैसे जान सकता था? किन्यांग ने फिर कुछ नहीं कहा। मेरे सामने फिर कभी मत आना, वरना परिणाम तुम्हारी कल्पना से परे हो सकते हैं। किन्यांग के जाने के बाद ही वह महिला जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर पसीने से भीग गया था। उसके मन में एक ही विचार था कि इस आदमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इतने कम समय में ही उसने उसके सारे रहस्य जान लिए थे। ऐसे आदमी से वह कैसे मुकाबला कर सकती थी? और जू सिजिन, वह महिला, यह अच्छी तरह से जानती थी कि यह आदमी उकसाने वाला व्यक्ति नहीं है, फिर भी उसने उसे ऐसी सलाह दी। महिला ने जमीन पर पड़े दवा के पैकेट को देखा और धीरे से उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी। डॉट 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 डॉट। कार्यालय के बाहर से तेज कदमों की आहट आए। झांग दावेई ने दरवाज़ा धक्का दिया और अंदर घुस गया। कुछ हुआ है। एक बड़ा मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। कार्यालय में कई लोगों ने एक साथ किन्यांग को देखा। किन्यांग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और अप्रसन्न होकर बोला, इस साल के कार्य मूल्यांकन को लेकर इतना हंगामा। झांग दावेई तुरंत सीधे खड़े हो गए और बोले, यह कोई बड़ी बात नहीं है।
बस मैंने सुना है कि यूनियन में कुछ हुआ है। ली वेई और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। मैं कहता हूँ, दा वेई, क्या आप बोलते समय इतना हौंफना बंद कर सकते हैं? उसने सोचा कि वह महिला उन्हें फिर से परेशान करने आई है। लेकिन जब से वह महिला उस दिन आई, श्री किन ने उसके तर्कों की इतनी कड़ी आलोचना की कि यूनियन के उपाध्यक्ष भी अवाक रह गए और मामला समाप्त हो गया। उन्होंने सोचा कि यह सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि वह महिला ऐसी नहीं थी जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। वू जेनफा ने उत्सुकता से पूछा, यूनियन में क्या हुआ? झांग दावेई ने दरवाजे के बाहर नजर दौड़ाए और रहस्यमयी अंदाज में फुसफुसाया, मुझे पूरी बात ठीक से नहीं पता, लेकिन जब मैं अंदर आ रहा था तो बाहर हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था। वाइस चेयरमैन शा जियानकी को उनकी पत्नी जू सिजिन ने किसी दूसरी महिला के साथ बिस्तर पर पकड़ लिया था। शुरुआत में दोनों में से कोई भी इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहता था, क्योंकि पारिवारिक घोटाले उजागर नहीं होने चाहिए, लेकिन वह महिला सख्त निकली। उसने पूरी बात सार्वजनिक कर दी, यहाँ तक कि यह भी दावा किया कि वाइस चेयरमैन शाह ने बल प्रयोग किया था और अब वह यूनिट से स्पष्टीकरण मांग रही है। फिर उसने किन यांग की ओर देखा, तुम सब अनुमान नहीं लगा पाओगे कि वह महिला कौन है। कौन है भाई? सबकी जिज्ञासा जागृत हो गई। आजकल नैतिक मुद्दे कोई छोटी बात नहीं है, ये किसी का पूरा भविष्य बर्बाद कर सकते हैं। यही कारण है कि जू सिजिन ने उन्हें बिस्तर पर पकड़े जाने के बाद भी इसका प्रचार नहीं करने का फैसला किया। चुपचाप सहना बेहतर है। ये वही महिला है जो उस दिन एक बच्चे के साथ मिस्टर किन को ढूंढने आई थी। झांग दावेई के शब्दों पर पूरे कार्यालय में अस्वीकृति की चर्चा फैल गई। मैं शुरू से ही जानता था कि वह महिला अच्छी नहीं है। वह उस दिन अपने बच्चे को सिर्फ मिस्टर किन से चिपकने के लिए लेकर आई थी। ये सचमुच उसके लिए दुर्भाग्य की बात थी कि उसने उनके परिवार को बचा लिया। मेरे दृष्टिकोण से यह आवश्यक नहीं है। क्या वाइस चेयरमैन शाह ने उस दिन श्री किन को बच्चे को गोद लेने का सुझाव नहीं दिया था? हो सकता है कि वाइस चेयरमैन शाह दयालु हों, उन्हें माँ और बच्चे पर दया आई हो और उन्होंने न केवल बच्चे को गोद लिया हो, बल्कि बच्चे की माँ को भी अपने साथ ले लिया हो। वह टिप्पणी व्यंग्य से भरी हुई थी। यूनियन के उपाध्यक्ष होने के नाते शाह जियानकी के कार्यों में कोई सिद्धांत नहीं था। सभी जानते थे कि इसमें उनकी पत्नी का बड़ा हाथ था। अब वे सभी नाटक को देखने के लिए खुश थे। घोटाला सामने आने के बाद मुझे लगता है कि उपाध्यक्ष शाह अपने अध्यक्ष पद को अलविदा कह सकते हैं। इतना ही नहीं, मुझे यहाँ आते हुए अभी अभी पता चला कि वाइस चेयरमैन शाह को निलंबित कर दिया गया है और संगठन उनकी जांच कर रहा है। मुझे लगता है कि अब वह सचमुच मुश्किल में है, और ये परेशानी सिर्फ उसके पद की नहीं है, वह अपनी नौकरी भी खो सकता है। किन यांग अपने हाथ में पेंसिल तेजी से घुमा रहा था और शांत भाव से सबकी गपशप सुन रहा था। स्पष्टतः वह अच्छे मूड में था। डॉट 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 सुबह सुबह लिन चुक्सिया सन लानलान को खोजने के लिए ट्रेन स्टेशन पर बन शॉप पर गए। कल ही सू वेनसोंग सन परिवार के पास शादी का प्रस्ताव लेकर गई थी। शुरुआत में सू वेनसोंग ने लिन चुक्सिया से मध्यस्थता करने को कहा था और लिन चुक्सिया ने सन लानलान को विचार करने के लिए 3 दिन का समय दिया था। उसने सोचा कि लगातार भावनात्मक असफलताओं के बाद सुन लानलन सचमुच वही करेगी जो उसने कहा था, फिलहाल शादी के विचार को अलग रख देगी और पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। लेकिन किसी तरह सू वेनसोंग ने 3 दिन से भी कम समय में अपना मन बदल लिया। इतना ही नहीं, दोनों के बीच शादी की तैयारियां भी बिना किसी देरी के आगे बढ़ीं। सन लानलान के राजी होने के बाद सू वेनसोंग सीधे सन परिवार के पास शादी का प्रस्ताव रखने पहुंच गया। यद्यपि लिन चुक्सिया ने शुरू में लिन परिवार के कारणों के कारण मध्यस्थता की, लेकिन उसने बाद की घटनाओं में भाग नहीं लिया और इसके बजाय एक अनुभवी मैचमेकर को सूर्य परिवार के पास जाने के लिए कहा। कल ही दोनों के बीच रिश्ता आधिकारिक तौर पर तय हुआ है। अध्याय 201 मुझे मैनेजर सन से कुछ बात करनी है। लिन चुक्सिया सुबह सुबह ही उस छोटी महिला से उसकी सगाई की भावनाओं के बारे में जल्द से जल्द साक्षात्कार करने के लिए आ गई। इसके अलावा वह ये भी जानना चाहती थी कि सू वेनसोंग ने उसे अचानक से आत्मज्ञान दिलाने के लिए कौन सी विधि अपनाई थी। लेकिन जब वह बन की दुकान में दाखिल हुई तो उसने सन लानलान को नहीं देखा। खिड़की पर 2 नए सबब बन बेच रहे थे और दादी सन पीछे की रसोई में बन बना रही थीं। मुख्य हॉल में एक युवक चहल पहल से घूम रहा था। यह एक नया व्यक्ति था जिसे सू वेनसोंग ने अपनी दुकान में स्थानांतरित किया था। लिन चुक्सिया को देखकर सभी ने आदरपूर्वक उन्हें मिस्टर लिन कहकर अभिवादन किया। लिन चुक्सिया ने उन्हें अपना काम जारी रखने को कहा और वह दादी सन से पूछने ही वाली थी कि सन लानलिन कहाँ गई है, तभी उसने एक छोटी महिला को पीछे के दरवाजे से आते देखा। उसकी आंखें अभी भी मुस्कुरा रही थीं। ये सू परिवार का विंग रूम है और बन शॉप का पिछला दरवाजा सीधे सू परिवार के आंगन की ओर जाता है। लिन चुक्सिया ने जोर से खांसी की और सन लानलान को चिढ़ाते हुए देखा। जिस क्षण सन लानलान ने लिन चुक्सिया को देखा, उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और उसने उसे जैद कंगन दिखाने के लिए अपनी कलाई भी उठाई। क्या यह अच्छा लग रहा है? दादी सू ने इसे मुझे दिया था।
लिन चुक्सिया ने ये जेड कंगन पहले भी देखा था। जब वह अपने पके हुए भोजन के व्यवसाय के लिए तत्काल एक यार्ड खरीदना चाहती थी तो सू वेनसोंग ने उसे बेचने के लिए ये कंगन निकाला था। ये चीज स्पष्ट रूप से सू परिवार की विरासत थी। लिन चुक्सिया ने उसे एक तरफ की सीट पर खींच लिया, उसकी ठोड़ी को अपने हाथों पर टिकाया और थोड़ी देर बाद कहा, वाकई अच्छी भावनाएं खुशी के साथ आती हैं, बस तुम्हारे चमकते चेहरे को देखो। मैं एक औरत होने के नाते भी इससे प्रभावित हूँ। लेकिन लानलान, तुम कुछ ज्यादा ही घटिया मुस्कान दे रही हो। मैं नहीं हूँ। सुन लानलान ने हठपूर्वक इनकार किया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं रुकी। लिन चुक्सिया ने अपना अतीत बताना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि वो कौन था जिसने मुझसे कहा था कि सारे मर्द कमीने होते हैं, पैसा ही सबसे बड़ा है, किसी मर्द की चाहत रखने से बेहतर है पैसा कमाना। कहा कि अभी शादी करने का उनका कोई इरादा नहीं है, पैसा कमाना सबसे पहले आता है। तुम मरने वाले हो। अपने अतीत को याद करते हुए सुन लानलान ने गुस्से में लिन चुक्सिया की बांह पर चुटकी लेने की कोशिश की, लेकिन उसने हंसकर उसे टाल दिया। लिन चुक्सिया ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे सावधान रहने की याद दिलाई। ये सू परिवार की विरासत है, इसे सू परिवार की बहू को सौंपना है। क्या तुम सच में निश्चित हो? सन लानलान ने कंगन को देखा और सिर हिलाया। इस बारे में बात करते हुए, इस बार आपका हृदय परिवर्तन थोड़ा अचानक हुआ है, जिसने लिन चुक्सिया को चौंका दिया। उसने सोचा कि सू वेनसोंग को प्रेम की खोज में मैराथन दौड़ से गुजरना होगा। चुक्सिया, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना है। मुझे धन्यवाद दो। सन लानलान ने सिर हिलाया। यह आप ही हैं जिन्होंने मुझे अपना दिल स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बनाया। उस दिन जब लिन चुक्सिया ने सू वेनसोंग का जिक्र किया तो उसकी पहली प्रतिक्रिया अस्वीकृति की थी। लेकिन जब लिन चुक्सिया ने उससे पूछा कि वह सू वेनसोंग के व्यवहार के बारे में सोचे, तो किसी कारणवश पिछले आधे साल का विवरण जो उन्होंने एक साथ बिताया था उसके दिमाग में आ गया। उस रात वह मुश्किल से सो पाए। उसने उस दिन के बारे में सोचा जब सू वेनमाओ दुकान में परेशानी पैदा करने आई थी, जब उसे पहली बार पता चला कि सू वेनसोंग का अतीत कितना दुर्भाग्यपूर्ण था। ग्रामीण इलाकों से लौटने पर उसकी नौकरी छीन ली गई और लोग उसके दरवाजे पर आकर उसे धमकाते और अपमानित करते थे। उस क्षण वह अप्रत्याशित रूप से क्रोधित हो गई और चाह रही थी कि काश वह उन लोगों को पीट पाती। बाद में जब उसने सुना कि सू परिवार की ओर से लोग आ रहे हैं तो वह हर बार तुरंत बाहर निकल जाती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वे लोग दादी सू और सू वेनसोंग को फिर से चोट पहुंचाएं। और जब दादी सू ने उसे लाल दुपट्टा दिया तो उसके दिल में खुशी की एक झलक थी और थोड़ी निराशा भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस समय वह किस बात से खोई हुई थी। तभी दुकान में कोई उत्पात मचाने आया और जब उस व्यक्ति ने उसका सिर फोड़ने के लिए स्टूल उठाया तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने सोचा कि अब तो उसकी जान ही चली गई, कम से कम उसे गंभीर चोट तो लगेगी ही। उस नाजुक पल में एक जाना पहचाना सा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने उस आदमी को लात मारकर दूर धकेल दिया और गिरता हुआ स्टूल भी उसकी चपेट में आ गया। उस पल एक पल के लिए उसका दिल लगभग रुक गया। सू वेनसोंग को उस आदमी से लड़ते देख उसके शरीर का खून खौल उठा। जब तक कई जून ने उसे बार बार पुकारा तब तक उसे होश नहीं आया। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, जब तक कि उस रात उसे यह एहसास नहीं हुआ कि कोई उसके दिल में पहले से ही बस गया है। यहाँ तक कि जब लिन चुक्सिया ने उसे बताया कि सू वेनसोंग उसके साथ डेटिंग करना चाहता है तो उसकी शुरुआती प्रतिक्रिया इनकार करने की थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत खुश थी। वह जितनी अधिक प्रसन्न होती उतना ही अधिक वह इससे बचती, क्योंकि उसे डर था कि उसके प्रति उसकी भावनाएं केवल दया से प्रेरित हैं। अगले दिन तक सू वेनसोंग खुद उसके पास आया। उस दिन उन्होंने खूब बातें की और तभी उसे एहसास हुआ कि पिछले आधे साल में उन्होंने क्या क्या खो दिया था। वैसे लियू दाहुई वाला मामला सुलझ गया है। उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। लियू दाहुई का जिक्र करते हुए सुन लानलान की आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी। ऐसे नीच व्यक्ति को गोली मार देनी चाहिए। लिन चुक्सिया को भी लगा कि सज़ा बहुत हल्की है। हालांकि लियू दाहुई ने ही उकसाया था, उसने कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया था, फिर भी दमनकारी कार्रवाई के कारण ही उसे इतनी सज़ा दी गई। बाकी 2 लोगों का क्या हुआ? सन लानलान ने ठंडे स्वर में कहा। उन दोनों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया गया था। एक को 8 साल की सज़ा सुनाई गई, दूसरे को 10 साल की। दोनों लियू दाहुई के आदेशों के अधीन थे। फैसले के बाद उनके परिवार मुआवजे की मांग करने लियू परिवार के पास गए। यह उनके हक में है। लियू परिवार ने आपके परिवार के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं की, है ना? लिन चुक्सिया को लियू दाहुई के परिवार की प्रकृति के बारे में अच्छी तरह से पता था। आपने सही अनुमान लगाया। कल लियू दाहुई की दूसरी चाची ए शुनसी की मां लियू परिवार के लोगों को हमारे घर ले आई, इस उम्मीद में कि हम उनकी तरफ से पुलिस से बात करके उन्हें हल्की सज़ा दिलवाएंगे। उनकी बात पूरी होने से पहले ही मेरे तीनों भाइयों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। दोनों बातें कर रहे थे कि तभी किन लिहुआ अंदर आ गया। वह आमतौर पर शहर में एक रोटी की दुकान चलाती थी और कभी कभार ही यहाँ आती थी।
लिन चुक्सिया को वहां देखकर, विशेष रूप से सुन लानलान के इतने करीब बैठे और इतनी आत्मीयता से बातचीत करते हुए, किन लिहुआ की आंखों में कुछ अजीब सा संकेत चमक उठा। वह सीधे उनके पास पहुंची, पहले आंटी फोर को पुकारा और फिर सन लानलान को। मुझे मैनेजर सन से कुछ पूछना है। सुन लानलान के मन में किन लिहुआ के प्रति ज्यादा भावना नहीं थी। उसने उसे तब भी गंभीरता से नहीं लिया था जब वह जानती थी कि किन लिहुआ कई जून के साथ है, और अब जब उसकी सगाई सू वेनसोंग से हो चुकी है तो उसे अतीत की और भी कम परवाह है। उसने सिर हिलाते हुए पूछा, क्या बात है? लिन चुक्सिया खड़ा हुआ, तुम दोनों बात करो, मैं वापस ऑफिस चला जाऊंगा। लेकिन किन लिहुआ ने उसे रोक दिया। चाची चार, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है, अभी मत जाए। लिन चुक्सिया ने उसके हाव भाव देखे और मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि यह क्या हो सकता है। निश्चित रूप से अगले ही पल किन लिहुआ ने सुन लानलान से कहा, सबसे पहले मैनेजर सुन को बधाई। मैंने सुना है कि आपकी और फैक्ट्री डायरेक्टर सू की सगाई हो गई है और अब ज़्यादा समय नहीं है जब मैं आपकी शादी में जश्न मना सकूंगा, है ना? सन लानलान ने विनम्रता से स्वीकार किया, वास्तव में इन दिनों हम शादी पर चर्चा कर रहे हैं। एक बार जब हम तारीख तय कर लेंगे तो हम अपने सहयोगियों को निमंत्रण भेज देंगे। किन लिहुआ के चेहरे पर एक पल के लिए बेचैनी के भाव उभर आए। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, तो शुक्रिया मैनेजर सुन। मैं आज आपकी मदद मांगने आई थी। क्या आप कई जून को इस्तीफा न देने के लिए मना सकते हैं? उसने लिन चुक्सिया की ओर देखा। मैं इस बारे में आंटी फोर से मिलने वाली थी, लेकिन फिर मैंने इस पर विचार किया। कई जून का इस्तीफा मैनेजर सन की वजह से है। घंटी को वापस बुलाने के लिए आपको घंटी बजाने वाले की जरूरत होती है, इसलिए मैं आपके पास आई। अध्याय 202 द्वेष। सन लानलान ने हल्के से हंसते हुए कहा, कई जून चाहे रुकने का फैसला करे या जाने का, यह उसका अपना मामला है, मैं उसे कैसे मना सकता हूँ? लेकिन आप साफ साफ जानती हैं कि उसने इस्तीफा क्यों दिया। वह बस चीज़ों को खराब नहीं करना चाहता था। चूंकि आपकी सगाई फैक्ट्री डायरेक्टर सू से हुई है, इसलिए उसे दुकान में काम करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? आप उसे बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकती? ये खबर उसने कल सुनी जब एक नव स्थानांतरित वेट्रेस ने बताया कि फैक्ट्री निदेशक सू मैनेजर सन के घर उसे प्रपोज करने गए थे। उसकी पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी। सुन लानलान को कई जून साफ पसंद था और सू वेनसोंग कैसा इंसान है। जियांग फूड फैक्ट्री का डायरेक्टर। जब उसकी दूसरी मौसी ने उनकी जोड़ी बनाने का प्रस्ताव रखा तो उसे कई जून से ज्यादा उम्र का होने के कारण नापसंद था, लेकिन उसे यह भी मानना पड़ा कि सू वेनसोंग बहुत प्रभावशाली था। इतना प्रभावशाली व्यक्ति किसी के बचे हुए खाने से कैसे संतुष्ट हो सकता है? मूल रूप से वह लिन चुक्सिया से सीधे मदद मांगना चाहती थी, लेकिन कई जून के स्वभाव को जानने और सूर्य भाई बहनों पर विचार करने के बाद भले ही लिन चुक्सिया ने बात की हो, वह वापस नहीं आएगा। इसलिए एक बार जब किन लिहुआ ने पुष्टि की कि सन लानलन वास्तव में सू वेनसोंग से सगाई कर चुकी है तो उसने सीधे सन लानलन की तलाश की। सन लानलान ने उसकी बातों पर व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, सबसे पहले मैंने किसी को भी बाहर नहीं किया है। कई जून के इस्तीफे का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी ने चीज़ों को बदतर बनाया है तो क्या वह वही नहीं है? अब मुझ पर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप जाकर उसे मना लें तो वह काम पर वापस आ सकता है। मैं उसे क्यों मनाऊं? यदि ये तथ्य न होता कि किन लिहुआ किन परिवार से है, जिसके लिए लिन चुक्सिया के लिए कुछ विचार करने की आवश्यकता थी, तो सुन लानलान वास्तव में चाहती थी कि उसका मन साफ हो जाए। हालांकि किन लिहुआ को उनके रुख में कोई समस्या नजर नहीं आई। कई जून ने साफ तौर पर सन भाई बहनों की वजह से इस्तीफा दिया। सन लानलन के पास फैक्ट्री डायरेक्टर सू है तो वो उनकी खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकती? हाँ, वह उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मैनेजर हैं, क्या आपको नहीं पता कि उसने इस्तीफा क्यों दिया? अगर आप निर्दोष हैं तो आपको उसे अपने पास रखना चाहिए था। जैसे ही लिन चुक्सिया कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, उसे सन लानलान ने रोक दिया। किन लिहुआ केन्यान की भतीजी है और कुछ बातें लिन चुक्सिया को नहीं कहनी चाहिए। मेरा विवेक साफ है, शायद किसी और को दोषी महसूस करना चाहिए। किन लिहुआ, तुम्हें अभी मेरे पास नहीं आना चाहिए, ग्राहक जल्द ही आएंगे। तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। उसने सीधे उसे चले जाने का आदेश दिया। कई जून का इस्तीफा भी उसके लिए अप्रत्याशित था। जियाक्सिया ने पहले ही उसके लिए दूसरे काम का इंतजाम कर दिया था ताकि उन्हें साथ रहने की परेशानी से बचाया जा सके। कई जून ही था जो अपनी मानसिक बाधा पर काबू नहीं पा सका। हालांकि उसने कहा था कि वह वसंतोत्सव के दौरान उसके तीसरे भाई से मिलने आया था, लेकिन हकीकत क्या थी? वह अपने किसी काम के लिए दोषी महसूस कर रहा था और यहाँ काम करना जारी नहीं रख सकता था। वह उसे मनाने क्यों गई? किन लिहुआ ने सुन लानलान की निर्दयी अभिव्यक्ति देखी। उसकी आंखों में आक्रोश की झलक दिख रही थी। शुरू में तो उसने सोचा था कि अगर वह और कई जून दोनों नौकरी कर लें तो आगे चलकर उनकी जिंदगी खुशहाल रहेगी, लेकिन अब कई जून ने इस्तीफा दे दिया था और यहाँ तक कि उस पर इस्तीफा देने का दबाव भी डाला था। वह न तो खेती करना चाहती थी, न ही मुश्किल जिंदगी जीना चाहती थी।
और फिर भी सन लानलान, जो जल्द ही एक फैक्ट्री निदेशक की पत्नी बनने वाली थी, ने उन्हें जाने नहीं दिया। मुझे पता है कि आप हमेशा इस बात से परेशान रहे हैं कि कई जून और मैं डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैनेजर ज़रा सोचिए। अगर मैं और कई जून साथ नहीं होते तो आपको फैक्ट्री डायरेक्टर सू के साथ रहने का मौका भी नहीं मिलता। या आप अभी भी कई जून के बारे में सोच रहे हैं, उसे वापस नहीं आने देना चाहते क्योंकि आपको उसकी परवाह है कि वह मेरे साथ है और बदला लेना चाहते हैं? क्या आप फैक्ट्री डायरेक्टर सू के साथ सिर्फ उसे परेशान करने के लिए हैं, न कि ईमानदारी से? लिन चुक्सिया ने थोड़ा सा आंखें सिकोड़ लीं, किनलिहुआ के शब्द द्वेष से भरे थे। अगले ही पल उसने सू वेनसोंग को बंद शॉप के पिछले दरवाजे से प्रवेश करते देखा। किनलिहुआ की आंखों में फिर से द्वेष की झलक देखकर उसने सू वेनसोंग को देखने के बाद ऐसा कहा। इस समय सन लानलान अपनी पीठ सू वेनसोंग के पास ले गई थी। जैसे ही लिन चुक्सिया सन लानलन को किनलिहुआ के जाल में न फंसने की याद दिलाने वाला था, सन लानलन पहले ही बोल चुका था। उसने किनलिहुआ की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इस नज़रिए से मुझे सचमुच तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारे बिना मैं लोगों को साफ साफ नहीं देख पाती। न सिर्फ मैं कई जून का असली रूप नहीं देख पाती, बल्कि मुझे ये भी एहसास हुआ कि कई जून के लिए मेरी भावनाएं सिर्फ घृणा की नहीं थीं। आप इसे स्वीकार करते हैं, आप अंततः इसे स्वीकार करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास अभी भी कई जून के लिए भावनाएं हैं, इसलिए आप उसे दुकान में काम करना जारी नहीं रखने देंगे। किनलिहुआ ने लिन चुक्सिया की ओर देखा और फिर सू वेनसोंग की ओर। उसकी नज़र में आत्मसंतुष्टि और नाराजगी थी। सन लानलान ने फिर व्यंग्य किया, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा दिमाग और तुम्हारे कान खराब हैं? सिर्फ इसलिए कि मुझे घृणा नहीं है, इसका मतलब है कि मेरे अंदर अभी भी भावनाएं हैं। क्या तुम खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में लेबल करने के लिए इतने उत्सुक हो जो दूसरों के साथ ही चुराता है? किनलिहुआ की अभिव्यक्ति अचानक कठोर हो गई, उसके बाद झुंझलाहट भी हुई। लेकिन इससे पहले कि वह पलटकर जवाब दे पाती, सन लानलन ने आगे कहा, मैं सन लानलन एक तुच्छ आदमी के लिए इतनी मेहनत बर्बाद नहीं करने वाली। बेशक आपके धन्यवाद से मुझे अपनी भावनाओं को समझने और ऐसा चुनाव करने का मौका मिला जिसका मुझे पछतावा नहीं होगा। वह कई जून के प्रति अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझती थी, लेकिन इससे उसे एहसास हुआ कि सू वेनसोंग के प्रति उसकी भावनाएं अलग थीं। हालांकि उसने यह बात खुलकर नहीं कही। उसे लग रहा था कि अब वो जो भी कहेगी वो झूठा लगेगा, वो किसी पागल औरत को कुछ साबित नहीं कर पाएगी। वो वक्त के साथ सबको दिखा देगी। वह सू वेनसोंग के साथ इसलिए नहीं थी क्योंकि उसका उपनाम कयालियू था, बल्कि इसलिए थी क्योंकि वह उसके विश्वास के योग्य व्यक्ति था, जिसके प्रति वह अपने दिल की गहराई में भावनाएं रख सकती थी। यद्यपि उसने यह बात जोर से नहीं कही, फिर भी वहां उपस्थित सभी लोग समझ गए। विशेष रूप से सू वेनसोंग सुन लानलान की पीठ को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने सोचा था, अगर सुन लानलन के मन में अब भी कई जून के लिए भावनाएं हैं तो भी उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा और एक दिन उसके दिल में उसके लिए जगह होगी। लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं की थी। किनलिहुआ को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। बकवास, अगर तुम्हें उसकी ज़रा भी परवाह नहीं है तो उसे वापस बुला लो या कहीं और काम करने दो। तुम्हारी चाची की फैक्ट्री में इतने सारे पद हैं, तुम उसे जाने के लिए क्यों मजबूर कर रही हो? उसे ज़बरदस्ती बाहर नहीं निकाला गया था। पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई। सुन लानलान ने सिर घुमाया और देखा कि सू वेनसोंग तेजी से उसकी ओर आ रहा है। वह उसकी रक्षा करते हुए उसके पास खड़ा हो गया। घटना के बाद उस रात श्री लिन ने प्रभाव को कम करने के लिए सभी को कार्यालय में बुलाया। आप में से कुछ लोग न केवल आंगन में रह रहे थे बल्कि अन्य कर्मचारी भी थे। फिर भी श्री लिन ने तुरंत आपकी गरिमा की रक्षा की और कई जून से शादी का प्रस्ताव रखा। साथ ही मुझे कई जून की नौकरी स्थानांतरित करने के लिए भी सूचित किया। कई जून के इस्तीफा देने से पहले उनका स्थानांतरण बन शॉप से फूड फैक्ट्री में हो चुका था और अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह बात पता होनी चाहिए। किनलिहुआ के थोड़े बदलते हाव भाव देखकर सू वेनसोंग ने आगे कहा, आपने कई जून से बात नहीं की, बल्कि मेरी मंगेतर को दोष देने यहाँ आए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको मेरी मंगेतर से माफ़ी मांगनी चाहिए? आखिरी वाक्य थोड़ी सख्ती के साथ कहा गया। किनलिहुआ सिहर उठी और उसकी तरफ देखने लगी। ये पहली बार था जब उसने सीधे सू वेनसोंग को देखा और महसूस किया कि इस आदमी का व्यवहार ऐसा था जो आम लोगों में नहीं होता। चाहे ऐसा इसलिए था क्योंकि वह फैक्ट्री निदेशक थे, इससे उनमें सम्मान और आकांक्षा दोनों की प्रेरणा मिली। खासकर इसलिए क्योंकि उसकी त्वचा एक औसत आदमी की तुलना में अधिक गोरी थी। अध्याय 203। क्या आप किसी पुरुष से शिकायत करना चाहते हैं? उसे याद आया कि जब सू वेनसोंग पहली बार आया था तो वह इतना पीला नहीं था, केवल उसके पिता और भाई से थोड़ा सा पीला था और किसी तरह वह कई जून जितना पीला हो गया था। लेंस के पीछे उनकी आंखें तेज थीं, फिर भी चश्मे के कारण वे विशेष रूप से सौम्य दिखते थे। किनलिहुआ को याद आया कि चीनी नववर्ष के दौरान उसकी दूसरी मौसी ने एक बार उसकी मां से कहा था कि वह उसकी शादी सू वेनसोंग से करवाना चाहती है।
अगर वह अपनी दूसरी मौसी के कहने पर मान जाती तो क्या वह फैक्ट्री डायरेक्टर की पत्नी बनती? सू वेनसोंग की निगाहों के सामने किन लिहुआ के पास अपना सिर नीचे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे खेद है मैनेजर सुन, मैं बहुत चिंतित थी। इससे पहले कि सन लानलन जवाब दे पाती, किन लिहुआ ने लिन चुक्सिया की ओर रुख किया। चाची, मुझे पता है कि आप मेरी सबसे ज़्यादा परवाह करती हैं, और चूंकि आप कई जून को फूड फैक्ट्री में काम करने के लिए स्थानांतरित करने को तैयार हैं, तो कृपया उसे वापस आने दें, आपने कहा है, और वह निश्चित रूप से सुनेगा। लिन चुक्सिया के चेहरे पर भाव अप्रिय लग रहे थे, लेकिन उसे आंटी कहने के लिए उसने जवाब दिया, लिहुआ, तुम्हें हमारे पास आने से पहले उसे मना लेना चाहिए था। यह उसकी पसंद है, मुझे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वह एक वयस्क है, उसे अपने जीवन का फैसला करने का अधिकार है, और इसी तरह वह अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। जब तक किन लिहुआ हताश होकर नहीं चला गया, लिन चुक्सिया की अभिव्यक्ति अभी भी सुखद नहीं थी। शुरू में मुझे लगा कि वह काफ़ी आज्ञाकारी है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बार बार इतनी परेशानी खड़ी करेगी। आज रात मुझे किन्यान को एक पत्र लिखना होगा, मैं अब उसकी भतीजी के साथ व्यवहार नहीं कर सकता। सन लानलान ने हंसते हुए कहा, क्या आप किसी आदमी से शिकायत करना चाहती हैं? इसमें गलत क्या है? तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारा मंगेतर है, क्या मैं अपने पति से शिकायत नहीं कर सकती? लिन चुक्सिया ने सू वेनसोन की ओर देखा, और फिर सन लानलान को भी सू वेनसोन के पिछले 2 मंगेतर याद आ गए। दोनों के चेहरे लाल हो गए, और सन लानलान ने तो सू वेनसोन को भी नाराजगी भरी नज़र से देखा। हालांकि वह हंसने लगा। इन दोनों को देखना असहनीय था, लेकिन उनकी तीव्र प्रगति देखकर लिन चुक्सिया भी खुश थी। सन लानलान जानती थी कि अंत में लिन चुक्सिया उसके लिए खड़ी थी, इसलिए उसने कहा, कोई बात नहीं, किन लिहुआ किन परिवार की सदस्य है, उसके काम में कोई दोष नहीं है, और यदि आप उसे उसकी चाची के रूप में निकाल देते हैं तो किन परिवार को समझाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं उसे नौकरी से नहीं निकालता तो मैं इसे अपने सीने से नहीं निकाल सकता। लैनलान, तुम नहीं जानती, उसने सू वेनसोन को आते हुए साफ देखा था, और फिर भी उसने उस तरह से बात की। यदि कई जून के साथ उसका संबंध अनियंत्रित भावनाओं से बाहर था, तो उसके प्रदर्शन ने अभी उसके चरित्र के मुद्दों को पूरी तरह से उजागर कर दिया। मुझे पता है, लेकिन मैं तहे दिल से उसकी आभारी हूँ। अगर उसने इस तरह दखलंदाजी न की होती तो शायद मैं कई जून के साथ ही रहती। बस इसी बात के लिए मैं उसकी छोटी मोटी साजिशों को माफ़ कर सकती हूँ। इससे पहले उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब कई जून से शादी करने के बारे में सोचकर सुन लानलन को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। वह लगभग किन लिहुआ को एक आसन पर बिठाना चाहती थी और उसके लिए धूप जलाना चाहती थी। ये देखकर कि अब कोई मुद्दा नहीं था और दोनों महिलाओं के पास बात करने के लिए कुछ रहस्य थे, सू वेनसोंग ने एक बहाना ढूंढा और वहां से चली गई। उसके पीछे हटते हुए शरीर को देखते हुए सन लानलान ने कहा, इसके अलावा वह हमेशा कहती थी कि मेरे मन में कई जून के लिए भावनाएं हैं, है ना? उसे स्पष्ट रूप से देखने दो, मैं उसे दिखाने के लिए ओल्ड सू के साथ एक खुशहाल और सुंदर जीवन जीऊंगा। अगर आप उसे अभी निकाल देते हैं तो वह सोच सकती है कि मैं तुच्छ हूं और उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वह जीवन भर हमारे खिलाफ द्वेष रख सकती है। मुझे उसके द्वेष से डर नहीं है, मुझे डर है कि वह ओल्ड सू के साथ मेरे रिश्ते को गलत समझ लेगी। ओह माय माय, लिन चुक्सिया ने अतिशयोक्ति से अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, तुम्हारा और ओल्ड सू का कैसा रिश्ता है? लानलान, मुझे अभी पता चला कि तुम कितनी मोटी चमड़ी वाली हो। ओह प्रिय, दुनिया वास्तव में गिर रही है। सन लानलान को परवाह नहीं थी, लिन चुक्सिया उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। क्या सबसे अच्छे दोस्तों के लिए अपनी भावनाओं को साझा करना सामान्य नहीं है? क्या यह आपको और आपके किन्यान को प्यार करने की अनुमति देता है? मैं आपसे कभी ईर्ष्या नहीं करूंगा। सुन लानलान ने अपनी कलाई हिलाते हुए यह बात कही, जो कि सू परिवार की बहू का एक विशिष्ट संकेत है। लिन चुक्सिया को उसके हंसमुख व्यवहार से सचमुच खुशी महसूस हुई। लानलान, तुम्हें इसी जीवन में खुशी मिलनी चाहिए। डॉट 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 डॉट। बंद शॉप से निकलने के बाद किन लिहुआ गुस्से में घर की ओर दौड़ा। वह अभी काम करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। ये सोचकर कि कई जून जल्द ही खेती करेगी और उसे भी खेती करनी पड़ सकती है, उसका दिमाग पूरी तरह से गड़बड़ा गया था। इस बीच किन लियांग के परिवार में मासुयुन अभी अभी पहुंची थी। यद्यपि उन्होंने अपनी पारिवारिक संपत्ति को विभाजित कर लिया था, फिर भी हर साल वसंत में रोपण और शरद ऋतु में कटाई के समय मासुयुन मुख्य घराने से मदद मांगते थे। उसका पति किनवेन वास्तव में अपने नाम के अनुरूप रहता था, कमजोर और अक्षम, घर के सभी काम उस पर निर्भर थे। वह वास्तव में कितना कर सकती थी? और किन लियांग और उनकी पत्नी न केवल काम करने में अच्छे थे, बल्कि किन जियानजुन और किन जियाने, दो युवा पुरुष, किनवेन से भी अधिक सक्षम थे। जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुई और किन लियांग और कियान चुनकाओ को काम में व्यस्त देखा, मासुयुन मुस्कुराने लगी। क्या बड़े भाई और भाभी व्यस्त हैं? क्या आज दोपहर तुम्हारे पास समय है? मैंने अभी कुछ बीज खरीदे हैं और मैं उन्हें आज दोपहर बोना चाहता हूँ। मैं किनवेन को एक दिन की छुट्टी देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, काम से छुट्टी मिलना आसान नहीं है।
पहले चाहे किन लियांग हो या कियान चुनकाओ, वे यही कहते थे, छुट्टी क्यों ले रहे हो, ये तो बस मदद करना है, काम ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मा सुयुन के बोलने के बाद दोनों अपने कामों में व्यस्त रहे और उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये किन लियांग ही था जिसने अंततः ऊपर देखा और पूछा, आज दोपहर। मा सुयुन ने बार बार सिर हिलाया, आज दोपहर। यह शायद संभव न हो। कियान चुनकाओ ने बातचीत शुरू की, उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। आपसे छिपाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने अभी तक अपनी ज़मीन पर खेती भी शुरू नहीं की है। आखिरकार आपको सिर्फ एक व्यक्ति की ज़मीन संभालनी है, हमारे परिवार को 5 लोगों की ज़मीन संभालनी है। ऐसे में हमारे पास दूसरों की मदद करने का समय कैसे होगा। मा सुयुन दंग रह गई, लेकिन क्या आपके पास और भी लोग नहीं हैं? पहले हमारे पास काम करने वालों की संख्या कम नहीं थी, लेकिन इस साल जियानेजुन और लिहुआ दोनों काम पर गए हैं। जियाने भी पढ़ाई कर रहा है, और सिर्फ तुम्हारा बड़ा भाई और मैं 5 बच्चों के लिए ज़मीन पर खेती कर रहे हैं। ये तुम्हारे अकेले एक बच्चे के लिए खेती करने से कहीं ज़्यादा बड़ा बोझ है। हम बाद में तुम्हारी मदद लेने के बारे में भी सोच रहे थे। चूंकि तुम भी व्यस्त हो, इसलिए मुझे और मेरे पति को धीरे धीरे अकेले ही काम चलाना होगा। कियान चुनकाओ ने बोलने के बाद अपनी आंखें भी घुमाईं। मा सुयुन उसकी सहज बातें सुनकर शक करने लगी। वह मूर्ख नहीं थी। वह समझ गई कि उसकी नंद जानबूझकर ऐसा कर रही है। भाभी, क्या मैंने आपको किसी तरह से नाराज़ कर दिया? हम पहले भी साथ मिलकर खेती करते आए हैं, इस साल अचानक आप खेती क्यों नहीं करना चाहती? लिहुआ और जियानेजुन के काम करने का जिक्र मत कीजिए, क्योंकि अगर वे खेती पर वापस आना चाहें तो बस एक शब्द ही काफ़ी होगा। ये किन वेन जैसा नहीं है जिसे सरकारी नौकरी से छुट्टी लेने में दिक्कत होती है। अगर आपको अजीब लगे तो मैं खुद आपकी भाभी से बात कर सकती हूँ। अपने बच्चों को छुट्टी देने के बारे में सुनकर कियान चुनकाओ भी अपना आपा खो बैठी। बेटी के काम की बात तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन उसके बेटे को यह नौकरी इसलिए मिली क्योंकि उसने बेशर्मी से अपने छोटे भाई और भाभी से हाथ मिलाया था। अब जबकि उसकी नौकरी में आखिरकार अच्छी खासी उम्मीदें जगी थीं और उसके भाई और भाभी ने समय से पहले ही उसकी नौकरी स्थायी भी करवा दी थी, तो यह एक नाजुक दौर था। उसे पहल करनी चाहिए थी, खेती के लिए छुट्टी नहीं लेनी चाहिए थी। ये कितनी बड़ी मूर्खता होगी। अगर तुम्हें छुट्टी मांगनी है तो अपना किनवेन मांगो, चाहे सरकारी हो या निजी। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा किनवेन काम करता है, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे लोग भी खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना? सच कहूँ तो तुम्हारा किनवेन शायद मेरे बेटे जितना भी नहीं कमाता। अध्याय 204 लड़ाई शुरू होती है। बेटे की पदोन्नति हो जाए तो मूल वेतन 40 हो जाता है और उसके व्यवसाय के साथ कमीशन और बोनस भी मिलता है। मेरी नंद बिल्कुल भी कंजूस नहीं है। लिहुआ ने कब अपनी तनख्वाह घर ले जाकर रखी है? किनवेन, एक कैशियर, एक मामूली निश्चित वेतन कमाती है और वह अपनी बेटी और बेटे को नीची नज़र से देखती है। यद्यपि अंतिम वाक्य जोर से नहीं था, फिर भी मा सुयुन ने उसे जोर से और स्पष्ट सुना और यह उसके दुखते स्थान पर चोट पहुंचा। अतीत में वह अपनी भाभीयों के बीच डींगे हाँकती थी क्योंकि किनवेन ही एक स्थिर वेतन वाली नौकरी थी। अब किन्हान और किन्वू दोनों जोड़ों के रूप में काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। सबसे बड़े भाई और उसकी पत्नी के पास नौकरी नहीं हो सकती है, लेकिन उनके बच्चे सभी काम कर रहे हैं और किनजियांग गांव में डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर भी बनने जा रहा है। अंत में ऐसा लगता है कि उसकी किनवेन सबसे कम प्रभावशाली है। उनमें से हर एक को अपने लिए काम करने में क्या खास बात है, और वे उसे नीची नज़र से देखने की हिम्मत कैसे करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे पहले खेती में उसकी मदद करते थे और अब वे उससे हाथ धो बैठते हैं। क्या उन्हें लगता है कि अब उन्हें उनकी ज़रूरत नहीं रही? बड़ी बहन, आपके शब्द बहुत ही निर्दयी हैं। मेरे परिवार का किनवेन हार्डवेयर कंपनी में काम करता है और हमेशा हमारे परिवार की मदद करता रहा है। मत भूलिए, ये किनवेन ही था जिसने जियानेजुन को साइकिल खरीदने के लिए बाइक वाउचर दिलाने में मदद की थी। और लिहुआ, अगर मैं न होती तो क्या उसे इतना अच्छा साथी मिल पाता? यदि यह बात न उठाई गई होती तो शायद सब ठीक होता, लेकिन इसका उल्लेख करने से कियान चुनकाओ को बहुत गुस्सा आ गया। मा सुयुन, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या तुम सचमुच मेरी बेटी के हित के बारे में सोच रही हो? अगर चौथे बेटे की पत्नी न होती तो मुझे अब भी नहीं पता होता कि तुम क्या करती। मा सुयुन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं आपकी बेटी के हित के बारे में कैसे नहीं सोच सकती? मेरे बिना आप उसे गांव के किसी किसान से मिला देते, क्या वह उसके वर्तमान वर्ष से बेहतर हो सकता था? मैं पूरे दिल से आपकी मदद करती रही हूं और अब आप मुझ पर ही आरोप लगा रहे हैं। पूरे दिल से हमारी मदद कर रहे हो, ये तुम्हारे अपने फायदे के लिए है। ऐसा मत सोचो कि मैं इससे अनजान हूं। तुम और किन यांग एक जोड़े के रूप में खुद को कमतर समझते हो और मेरी बेटी को अपने खेल में मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। मा सुयुन, तुम्हें कौन बड़ा समझता होगा? किसने कहा कि मैं उनसे प्रतिस्पर्धा कर रही थी? मा सुयुन ने अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा, आपकी बेटी ने ही मुझे बताया था कि उसे कई जून पसंद है। मैं तो उसकी मदद कर रही थी। बस हम तुम्हारी दया बर्दाश्त नहीं कर सकते।
अगर तुम्हारे पास इतना खाली समय है तो बेहतर है कि तुम जाकर अपनी बेटी को पढ़ाओ। ठीक है, बेटी को पढ़ाने के लिए पहले एक बेटी का होना ज़रूरी है ना? मैं कहती हूँ, सुयुन, तुम्हारी शादी को लगभग 2 साल हो गए हैं, है ना? अभी तक कोई खबर क्यों नहीं है? क्या तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और थक गए हो? मैंने सुना है कि मानसिक थकान बच्चे पैदा करने के लिए अच्छी नहीं होती। कियान चुनकाओ ने यह बात अत्यंत गंभीरता से कही और मां सुयुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह जानती थी कि इतने लंबे समय तक बिना बच्चों के विवाहित रहने के बाद लोग उसकी पीठ पीछे उसके बारे में गपशप करते थे, लेकिन वे बातें हमेशा उसकी पीठ पीछे होती थीं और वह इसे ईर्ष्या के रूप में लेते हुए अनभिज्ञ होने का नाटक करती थी क्योंकि किनवेन काउंटी के लिए काम करता था। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि किसी ने उसके सामने यह बात कहने की हिम्मत की और वह व्यक्ति उसकी अपनी भाभी थी। वह इतनी क्रोधित हुई कि दौड़कर उसके पास गई। कियान चुनकाओ को पीछे नहीं रहना था। वह लंबे समय से मासुयुन के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहती थी, जो कभी कोई वास्तविक काम नहीं करती और हमेशा परेशानियां पैदा करती है, यहाँ तक कि उसकी बेटी की प्रतिष्ठा को भी लगभग बर्बाद कर देती है। सालियां आपस में उलझ गईं और लड़ने लगीं। सबसे बड़े देवर होने के नाते किन लियांग अपनी पत्नी को दूर करने या अपने भाई की पत्नी का पक्ष लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और केवल बगल से ही मामला शांत करने की कोशिश कर सका। लेकिन दोनों ने बहुत देर तक अपने गुस्से को दबाए रखा और झगड़ा और भी तीव्र हो गया, यहाँ तक कि घर के बड़े बुजुर्ग भी चौंक गए। जब किन लिहुआ वापस लौटी तो उसने अपनी माँ और छठी चाची को आंगन में लड़ते हुए देखा। वह इसमें शामिल होने से खुद को नहीं रोक सकी। यदि उसे उसकी छठी चाची की बुरी सलाह न मिली होती तो उसे इतनी बदनामी नहीं झेलनी पड़ती तथा वह पूरे कारखाने में गपशप का विषय नहीं बनती। यदि उसने अपनी चौथी चाची से पहले बात की होती तो उसकी चाची निश्चित रूप से उसकी मदद करती और स्थिति ऐसी नहीं होती। इससे भी अधिक, यदि उस दिन उसकी दूसरी चाची ने उसे और सू वेनसोन को एक दूसरे से मिलवाने का सुझाव दिया होता और उसकी छठी चाची ने उस पर तिरस्कारपूर्ण उपहास न किया होता तो वह अब फैक्ट्री मैनेजर की पत्नी होती। आंटी लियू ने अपने जीवन काल में सब कुछ बर्बाद कर दिया। डॉट 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 डॉट। चुक्सिया लिन शाम को घर आई तो देखा कि घर पर सिर्फ मिस्टर किन, मिसेस किन और छोटी जुआंगजूंग ही थे। उसके सबसे बड़े भाई और भाभी काम खत्म कर चुके थे लेकिन वहां नहीं थे। आजकल वे कभी कभार साथ खाना खाते थे, खासकर चुक्सिया लिन। बन शॉप के खाने से ऊबकर उसे अपनी सास के हाथ के बने खाने का मुफ्त में मजा लेना पसंद था। बेशक वह हर महीने जीवन यापन के खर्चों में कोई कमी नहीं करती थी और यदि वह कोई पैसा नहीं भी देती थी तो भी श्रीमती किन को परिवार के साथ मिलकर खाना खाने में आनंद आता था। उसने अपने लिए एक कटोरा दलिया परोसा और श्रीमती किन द्वारा तले हुए घर के बने व्यंजन खाते हुए किन हान और उसकी पत्नी के बारे में पूछा। श्रीमती किन ने आह भरी, आज दिन में माँ जियानजुन और किनवेन की पत्नी में झगड़ा हो गया, इसलिए जब तुम्हारे बड़े भाई और उनकी पत्नी वापस आएंगे तो वे सबको मध्यस्थता के लिए बुलाएंगे। उनमें झगड़ा हुआ, किस बात पर? चुक्सिया लिन ने सोचा। किन लियांग और किनवेन की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती थी क्योंकि आखिरकार वे भाई थे। मतभेद होने पर भी वे अक्सर थोड़ा सम्मान दिखाते थे। यदि कोई झगड़ा हुआ है तो वह गंभीर होगा, कौन जाने। मैंने सुना है कि किनवेन की पत्नी किन लियांग दंपत्ति से खेती के बारे में पूछने गई थी और किसी न किसी तरह बात झगड़े में बदल गई। बाद में लिहुआ वापस आ गई और अपनी माँ के साथ अपनी चाची को पीटने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सका। आखिरकार किनवेन की पत्नी का सिर फोड़ दिया गया और तब जाकर उन्होंने झगड़ा रोका। श्रीमती किन ने फिर आह भरी, मेरा मतलब है, क्या बात पर बात नहीं की जा सकती? उन्हें इतना हिंसक होने की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर कि किन लिहुआ इसमें शामिल है, चुक्सिया लिन को विवाद की प्रकृति का अंदाजा हो गया। उसने श्रीमती किन को एक भाप से पका हुआ बन दिया, हम इसमें दखल नहीं दे सकते, चलो बस खा लेते हैं। जब बड़े भाई और भाभी वापस आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि क्या हुआ था। श्रीमती किन को लगा कि बात तो सही है। उन्होंने खाना शुरू किया, लेकिन खाना खत्म होने से पहले ही किन हान और उसकी पत्नी वापस आ गए। जैसा कि चुक्सिया लिन ने अनुमान लगाया था, हालांकि किन लिहुआ की कई जून के साथ सगाई हो गई थी, लेकिन इन दोनों के साथ मामला अंततः कुछ हद तक अपमानजनक था। और किन लिहुआ ने कई जून का पीछा करने की पहल इसलिए की क्योंकि पर्दे के पीछे से मासुयुन ने उकसाया था। कियान चुनकाओ को यकीन हो गया था कि मासुयुन ने उसकी बेटी को गुमराह किया है और वह इसी शिकायत को मन में पाल रही थी। कई जून के इस्तीफे के मुद्दे की वजह से किन लिहुआ भी अपनी आंटी लियू से नाराज होने लगी थी। आज की घटना उनके सारे पत्ते खोल देने जैसी थी। किनवेन इसे जाने नहीं देना चाहता, मेरे बड़े भाई से 200 युआन का मुआवजा मांग रहा है और मेरी भाभी एक पैसा भी नहीं देना चाहती। अब घायल अभी भी अस्पताल में है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को सुलझाना मुश्किल होगा। 200 युआन कोई छोटी रकम नहीं थी, पहले वे पूरे सीजन में सब्जियां बेचकर भी इतनी कमाई नहीं कर पाते थे। किनवेन वास्तव में चांद मांग रहा था। मिस्टर किन ने बीच में कहा, चलो अब उनके काम में दखलंदाजी न करें।
जिंदगी तो आप जैसी बनाते हैं वैसी ही होती है। मैंने बहुत पहले ही देख लिया था कि किन वेन का घर हमेशा बेचैन रहता है और माँ जियानजुन बहुत जिद्दी हैं। यहाँ तक कि गांव का मुखिया भी इसे नहीं संभाल सकता। वहां उपस्थित सभी लोग इसकी गंभीरता को जानते थे। भाइयों के बीच इस तरह का मतभेद होने के कारण वे न केवल खेतों में साथ काम नहीं करते थे, बल्कि जब मिलते थे तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। जहां तक मा सुयुन की बात है तो उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी कि वह अपने बड़े भाई और भाभी को पूरी तरह से नाराज कर देगी। चुक्सिया लिन ने मामले के नतीजे पर कोई ध्यान नहीं दिया। किन हान और उसकी पत्नी रोजाना बन शॉप में काम में व्यस्त रहते थे और उन्हें भी स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तीसरे दिन ही किन जियांग ने चुक्सिया लिन को ढूंढा। किन यांग के कई भाइयों में से किन वेन के अलावा चुक्सिया लिन का किन जियांग के साथ सबसे कम संपर्क था। यद्यपि किन जियांग वास्तव में एक सच्चे किसान थे, फिर भी वे उन अन्य भाइयों से भिन्न थे जो खेती करते। अध्याय 205 उसे तलाक दिलवाओ। किन जियांग हमेशा दूसरों के सामने साफ सुथरा और सुसज्जित दिखाई देता है, यहाँ तक कि जब वह खेती भी करता है। यह उसके घर जैसा ही है, हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित। संभवतः इसका संबंध इस तथ्य से है कि उसकी शादी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका शू युन से हुई है। वह एक सभ्य दिखने वाला आदमी है, वह आमतौर पर ज़्यादा बात नहीं करता। वह गांव के मुर्गी फार्म के बारे में लिन चुक्सिया के पास आया था। इससे पहले गांव ने लिन चुक्सिया के खाद्य कारखाने को मुर्गियों को उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की थी जब वे बाजार के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन आखिरकार ये गांव के मुखिया और लिन चुक्सिया के बीच सिर्फ एक मौखिक समझौता बनकर रह गया। अब मुर्गियां आधी बड़ी हो चुकी थीं, इसलिए मुर्गी फार्म के उपनिदेशक किन जियांग सीधे लिन चुक्सिया के दफ्तर न जाकर उनके घर आ गए। अतीत में जब भी रोटी की दुकान और खाद्य कारखाने की बात होती थी तो वे सीधे किन हान के पास जाते थे, क्योंकि किन यांग शहर से बाहर था और वहां पहुंचना कठिन था। भाइयों के बीच संवाद अधिक सीधा था। अब गांव के मुर्गी फार्म का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने भाई के माध्यम से संदेश भेजना अनुचित था। और किन यांग का भाई होने के नाते चाहे दूसरे लोग कुछ भी सोचें, उसका आंतरिक पलड़ा हमेशा उसके परिवार की ओर झुका रहता था। अपने छोटे भाई बहनों की खाद्य कंपनी के बिना वह मुर्गी फार्म का उपनिदेशक कैसे बन सकता था। मुझे पूरी तरह से पता नहीं है कि गांव के मुखिया ने आपसे क्या चर्चा की, और इस पर कुछ विचार करने के बाद मैंने आपके पास आकर आपकी राय जानने का निर्णय लिया। लिन चुक्सिया को किन जियांग के बारे में अच्छी धारणा थी। इससे पहले जब किन लिहुआ और कई जून के बीच छोटी सी सगाई की चर्चा हुई थी तो उन्होंने मुर्गी फार्म के मामले पर बात की थी। अब जबकि किन जियांग व्यक्तिगत रूप से उसके पास आया था, वह समझ गई कि यह चाचा संभवतः उसका पक्ष लेगा। उसने सीधे कहा, चलिए मूल समझौते पर ही कायम रहें। गांव के मुर्गी फार्म की मुर्गियां जियांग फूड फैक्ट्री द्वारा बाजार मूल्य पर खरीदी जाएंगी, बशर्ते गुणवत्ता सुनिश्चित हो। इसके लिए हमें एक अतिरिक्त अनुबंध तैयार करना होगा जिसका मसौदा जियांग फूड फैक्ट्री तैयार करेगी। मैं फैक्ट्री निदेशक सू से अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने के लिए सीधे आपसे संपर्क करवाऊंगी। हाँ, अगर अनुबंध में कोई समस्या है तो आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। किन जियांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, तो मैं अपनी भाभी को परेशान करूंगा। और एक और बात है, गांव के मुखिया आपके और फैक्ट्री डायरेक्टर सू के साथ बैठना चाहेंगे। उसने लिन चुक्सिया की ओर देखा, उसकी आवाज़ में इस्तीफे का भाव था। मैंने सुना है कि गांव में एक सुअर फार्म भी बनाना चाहता है। ये लिन चुक्सिया को ये बताने के लिए था कि गांव का मुखिया संभवतः बिक्री चैनलों के संबंध में उससे फिर से संपर्क कर रहा है। लिन चुक्सिया को गांव के मुखिया की छोटी सी योजना से कोई फर्क नहीं पड़ा। आप आगे बढ़िए और इसकी व्यवस्था कीजिए। तीसरे भाई किन जियांग ने आंतरिक रूप से राहत की सांस ली। वास्तव में उसकी भाभी बड़ी बड़ी बातें करने में सक्षम थी और अपने परिवार के सदस्यों का बहुत ख्याल रखती थी। लिन चुक्सिया को देखते हुए और फिर अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी के बारे में सोचते हुए किन जियांग से बातचीत के बाद लिन चुक्सिया ने बन की दुकान पर जाने की योजना बनाई। कल किन हान वापस आया और बताया कि कोई उनकी बन की दुकान पर यह शिल्प सीखने के बारे में पूछताछ करने आया था। उस समय किन हान ने सोचा कि यह कोई प्रतियोगी है जो उनके गुप्त नुस्खे पर लालच कर रहा है, इसलिए उसने इसे गंभीरता से लिए बिना कुछ शब्दों में टाल दिया। लिन चुक्सिया ने पूछा कि क्या ये कोई स्थानीय व्यक्ति है, और किन हान ने कहा कि यह उत्तर पश्चिमी लहजे जैसा लग रहा था, जिससे उसे किसी की याद आ गई। अगर वह गलत नहीं होती तो वह व्यक्ति आज फिर आता। वह घर से सीधे रात के बाजार से होते हुए बन की दुकान पर गई। इसे रात्रि बाजार कहने का मतलब यह नहीं कि यह केवल रात में ही सक्रिय रहता था। मूलतः जब प्रोडक्शन टीम का युग था तो स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए यह बाजार शाम के समय लगाया जाता था। उस समय लोग अपने घर में पाली हुई मुर्गियां, बत्तखें या मुर्गी और बत्तख के अंडे बेचने के लिए ला सकते थे। उनके बगीचों से अतिरिक्त सब्जियां भी बिक्री के लिए यहां लाई गईं। बाजार खुलने के बाद ये स्थान और भी अधिक चहल पहल वाला हो गया तथा दिन भर खरीद बिक्री चलती रही। जब मैं सब्जी मंडी से गुजरा तो आगे झगड़ा शुरू हो गया।
आवाज परिचित लग रही थी और भीड़ के बीच से झांकते हुए लिन जियाई थी। उसका पेट गर्भावस्था के कारण फूल गया था। लिन जियाई अब 6 महीने से अधिक की गर्भवती थी। उसका पेट काफी बाहर निकला हुआ था, फिर भी उसने अन्यत्र अधिक वजन नहीं बढ़ाया था। इसके अलावा उसके चेहरे पर काफी कालापन आ गया था और धब्बे पड़ गए थे, जिससे वह काफी जर्जर दिखती थी। अभी वह ली गुआंगयुवान पर उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्ला रही थी। लिन चुक्सिया को पता था कि ली गुआंगयुवान संभवतः एक दुकान पर सब्जियां बेच रहा था, जो उन्होंने अपने पिछले जीवन में किया था, और केवल आधे साल के लिए उन्हें एक नया अवसर मिला। यद्यपि ली गुआंगयुवान बड़े उद्यमों के लिए नहीं बना था, फिर भी वह सब्जियां बेचने में काफी कुशल था। यदि वह ईमानदारी से काम करता रहता तो वह अमीर नहीं बन पाता, लेकिन एक आरामदायक जीवन अभी भी उसकी पहुंच में था। बस बात यह है कि लिन जियाई शायद इससे संतुष्ट नहीं होंगी। इस विचार के साथ लिन चुक्सिया को हाल ही में सन लानलान से सुनी गई गपशप भी याद आ गई। वसंत महोत्सव से पहले मां लिन के माध्यम से लिन जियाई ने ली होंगमेई का विवाह एक दूर के रिश्तेदार के परिवार में कर दिया था। श्रीमती ली की उम्र बढ़ती जा रही थी। हालांकि वह अपनी दोनों बेटियों को बहुत महत्व देती थीं, लेकिन कुछ चीजें अब उनकी क्षमता से बाहर थीं। मिसाल के तौर पर इस परिवार में मैचमेकर और लिन जियाई की बातों के बावजूद सच्चाई ये थी कि श्रीमती ली ने उस आदमी से सिर्फ इसलिए मुलाकात की थी क्योंकि उन्हें लगा था कि वह ईमानदार है। ली होंगमेई के तीखे स्वभाव को देखते हुए ऐसे आदमी से शादी करना कोई नुकसानदेह बात नहीं होती, इसलिए वह मान गईं। लेकिन शादी के 2 महीने भी नहीं बीते थे कि ली होंगमेई घर वापस भागने लगी, रोने लगी और बूढ़ी श्रीमती ली से शिकायत करने लगी कि उनके साथ धोखा हुआ है। वह परिवार वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा लिन जियाई ने बताया था। उनके द्वारा पाले गए सुअरों को उनकी सास ने वसंत के आरंभ में बेच दिया था और उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला, यहाँ तक कि उनके खेतों की फसल भी उन्हें छूने लायक नहीं थी। तभी बूढ़ी श्रीमती ली को एहसास हुआ कि लिन जियाई ने उनकी बेटी की शादी किस तरह के परिवार में की थी। उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। बूढ़ी श्रीमती ली ने जोर देकर कहा कि ली गुआंगयुवान लिन जियाई को तलाक दे दे, चाहे उसके गर्भ में बच्चा हो या न हो। लिन जियाई ने सोचा कि अगर ली होंगमेई को पता भी चल जाए कि परिवार ठीक नहीं है, तो जो हो गया सो हो गया, उसे बस नागभान सिकोड़कर स्वीकार कर लेना चाहिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि बूढ़ी श्रीमती ली तलाक के लिए जोर देंगी। अब जब वह ली गुआंगयुवान के बच्चे के साथ गर्भवती है और वह धनी महिला नहीं बन पाई है जिसकी उसे उम्मीद थी, तो वह तलाक के बारे में कैसे सोच सकती है। सौभाग्य से ली गुआंगयुवान भी लिन जियाई और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे से अलग होने का दुख सहन नहीं कर सका। बहुत अनुनय विनय और लिन जियाई के रोने के बाद कि उसे भी धोखा दिया गया है, बूढ़ी श्रीमती ली का गुस्सा आखिरकार शांत हो गया। लेकिन इस घटना के बाद बूढ़ी श्रीमती ली ने अपनी बेटी को जो गुप्त मदद दी थी वह खुलकर सामने आ गई। उन्होंने ली गुआंगयुवान से ये भी कहा कि वह सब्जियां बेचकर जो भी पैसा कमाए उसका आधा हिस्सा ली होंगमेई को दे दे, ये दावा करते हुए कि यही उनका बकाया है। सन लानलान इसकी आलोचना करने से खुद को नहीं रोक सके। आखिरकार ली होंगमेई का वैवाहिक परिवार सिर्फ गरीब था, दुर्व्यवहार करने वाला नहीं। उसे यह सोचकर हैरानी हुई कि बूढ़ी श्रीमती ली इतनी जबरदस्त पक्षपाती कैसे हो सकती हैं। अपनी बेटी की खातिर वह अपने अजन्मे पोते को भी छोड़ने को तैयार थी। लोग कहते हैं कि ग्रामीण लोग लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक पसंद करते हैं, लेकिन बूढ़ी श्रीमती ली के कार्यों में इसका कोई संकेत नहीं दिखता। सन लानलान को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन लिन चुक्सिया, जो जीवन भर जीवित रहे थे, अच्छी तरह से समझ गए थे। बेशक बूढ़ी श्रीमती ली लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को तरजीह नहीं देती थी, क्योंकि ली गुआंगयुवान उनका जैविक पुत्र नहीं था, उनकी दोनों बेटियां थीं। अकाल के वर्षों में ली गुआंगयुवान के माता पिता भूख से मर गए थे। वृद्धा श्रीमती ली और वृद्ध ली की शादी को कई साल हो गए थे और कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने ली गुआंगयुवान को एक अनाथ देखा तो उन्होंने सोचा कि उसे अपने पास रख ले ताकि वह बुढ़ापे में उनकी देखभाल कर सके। उस समय केवल ली गुआंगयुवान ही युवा था और भूख से लगभग बेहोश था। उसके लिए दूध पिलाने वाली कोई भी महिला मां के समान थी और वह अपने अतीत को काफी हद तक भूल चुका था। अध्याय 206 संकट की भावना। यह एक संयोग ही था। ली गुआंगयुवान को पालने और कठिन वर्षों को सहन करने के बाद बूढ़ी श्रीमती ली अचानक गर्भवती हो गईं और उन्होंने क्रमशः ली होंगमेई और ली डोंगमेई को जन्म दिया। पुरानी पीढ़ी में यह विश्वास था कि इन दोनों बच्चों को ली गुआंगयुवान ने जन्म दिया था, इसलिए बूढ़ी श्रीमती ली ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा तथा उन्हें हमेशा अपने साथ रखा। इसके अलावा उसने लगातार 2 बेटियों को जन्म दिया था। अगर एक भी बेटा होता तो शायद ली गुआंगयुवान अब ली उपनाम नहीं रखती। ये बातें उसे बाद में संयोग से पता चलीं। बूढ़ी श्रीमती ली हमेशा से ही दोनों बेटियों को बेटे से ज्यादा महत्व देती थी, जो ग्रामीण परिवेश में बिल्कुल अनुचित था। लिन चुक्सिया ने देर नहीं की, वह भीड़ को चीरते हुए सीधे बन शॉप की ओर बढ़ गया। लिन जियाई ने भीड़ के पीछे लिन चुक्सिया को देखा तक नहीं। वह गुस्से से ली गुआंगयुवान के बगल वाली महिला की ओर इशारा कर रही थी और उनके रिश्ते पर सवाल उठा रही थी। उसने आज उसे देने के लिए विशेष रूप से स्टू मीट बनाया था, लेकिन जब उसने देखा कि उनका अपना स्टैंड खाली पड़ा है तो ली गुआंगयुवान उस महिला की मदद करने में व्यस्त था।
वह उस महिला को जानती थी जो अभी 30 साल की भी नहीं हुई थी और जो सब्जी बेचकर अकेले ही अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। पिछले साल जब वे सब्जियां बेच रहे थे तो उसने कुछ पुरुषों को उस महिला के साथ प्रेम प्रसंग करते देखा था और यह भी सुना था कि एक व्यक्ति को उसकी पत्नी ने आधी रात को उस महिला का दरवाजा खटखटाते हुए पकड़ लिया था और उसकी पिटाई कर दी थी। उस समय उसने उस आदमी की महत्वाकांक्षा की कमी का मजाक उड़ाया था। वह युवा विधवा हालांकि बूढ़ी नहीं थी, रोज सब्जियां बेचने की वजह से उसकी त्वचा काली और धूप और हवा से झुलसी हुई थी। ये सोचकर कि ऐसा व्यक्ति उसे बहका सकता है, वह कितना हताश था। और अब क्या है, आज उसने अपने ही आदमी को उस महिला के साथ अंतरंग बातें करते देखा, यहाँ तक कि उसे सामान बेचने में भी मदद करते देखा। लिंजियाई के सामने तियान कुइक्सिया शांत और संयमित था, दर्शकों की ओर इशारा करने और फुसफुसाने के प्रति भी उदासीन, फिर भी गर्मजोशी से उन्हें सब्जियां खरीदने के लिए आमंत्रित कर रहा था। जितना अधिक तियान कुइक्सिया ने इस तरह से व्यवहार किया, उतना ही अधिक लिंजियाई क्रोधित हो गई और गुस्से में अपने पैर पटकने लगी। इतने सारे लोगों से घिरे होने के कारण ली गुआंगयुआन को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने लिंजियाई को एक शांत कोने में खींच लिया। लिंजियाई सचमुच क्रोधित हो गई और उसने अपना हाथ झटक दिया। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? तुम जो कर रहे हो उस पर तुम्हें शर्म नहीं आती, फिर भी मैं जो कह रहा हूं उससे तुम शर्मिंदा हो। ली गुआंगयुआन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ न्याय कर रहे हो? ली गुआंगयुआन ने नजरें फेर लीं और लिंजियाई को दिलासा देते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, उसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा तमाशा बना रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बीच सचमुच कुछ है। जियाई, क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था क्योंकि मुझे उस पर तरस आ रहा था, उसे एक बच्चे के साथ देखकर। तुम कहते हो कि तुम्हें उस पर तरस आ रहा है क्योंकि उसका एक बच्चा है और तुम उसकी मदद कर रहे हो। काफी समय तक मदद करते रहो और आगे क्या? क्या तुम बच्चे की परवरिश में उसकी मदद करोगे? लिंजियाई को अपने अंदर संकट की भावना महसूस हुई। जब से ली होंगमेई को पता चला कि माँ परिवार कैसा है, वह अक्सर बूढ़ी महिला से शिकायत करने के लिए वापस आती थी। उसने सोचा था कि नंद की शादी कहीं दूर कर देने से शांति मिलेगी, लेकिन कौन जानता था कि उनकी सास अपनी बेटी के प्रति इतनी पक्षपाती है कि अपनी बेटी का पक्ष लेने के लिए घर में हंगामा मचा रही है। उसने ली गुआंगयुआन से तलाक मांगने पर भी विचार किया। वह अपने घर में भी बहुत पूजनीय थी, लेकिन चाहे उसे कितना भी प्यार मिलता, वह उसके भाई लिंजियादों के सामने कुछ भी नहीं थी। उसने सोचा था कि यदि एक दिन बूढ़ी श्रीमती ली को पता चल गया कि माँ परिवार कैसा है, तो वह अधिक से अधिक गुस्से में चिल्ला उठेगी और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अब बुढ़िया और नंद दोनों उसे अपने लिए कांटे की तरह देखती थीं, खासकर तब जब नंद अपने मायके लौट जाती थी, जिससे उसका जीवन पूरी तरह असहनीय हो जाता था। उसने भोजन लाकर कुछ शांति पाने की आशा की थी, लेकिन इसके बजाय उसने ली गुआंगयुआन को एक अन्य महिला के साथ देखा। यदि घर उसे समायोजित नहीं कर सकता, तो क्या होगा यदि ली गुआंगयुआन किसी और के लिए भावनाएं विकसित करता है? लिंजियाई जब इसके बारे में सोच रही थी तो उसका डर और भी बढ़ गया। वह तलाक नहीं लेना चाहती थी, उसने अभी तक एक अमीर पत्नी का जीवन नहीं जिया था। अपने पिछले जीवन से समय की गणना करते हुए ली गुआंगयुआन जल्द ही अमीर बन जाएगी, बस 3 से 5 साल और वह एक अमीर पत्नी होगी। ली गुआंगयुआन ने उसके आंसुओं को बारिश की बूंदों की तरह गिरते देखा और यह भी चिंतित था कि परेशान होने से उनके बच्चे के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। रो मत, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। वैसे भी बाजार में इतने सारे लोग हैं, मैं उसका क्या कर सकता हूँ? पता है, हमारा गांव काउंटी से बहुत दूर है, मेरे लिए गांव से इतनी दूर सब्जियां बेचने आना आसान नहीं है। रोज इतनी जल्दी उठकर जब तक मैं यहाँ पहुँचता हूँ, कभी कभी तो जगह ही नहीं बचती। तियान कुइक्सिया काउंटी में रहती है, वो मेरे लिए जगह बचा सकती है। मैं ये हमारे बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं उसकी मदद न भी करूँ तो कोई और करेगा, और क्या हमारे परिवार को आखिर में नुकसान नहीं होगा? वास्तव में लिंजियाई की आंखों में आंसू थे और ली गुआंगयुआन की व्याख्या सुनकर उसे लगा कि इसमें कुछ सच्चाई है। सच में, क्या तुम नहीं जानती कि मैं किस तरह का इंसान हूँ? निश्चिंत रहो, उस तरह की औरत तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकती है? तुम मेरे बच्चे को जन्म दे रही हो, अब मैं जो कुछ भी करूंगी वह तुम्हारे और बच्चे के लिए है। उनकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखते हुए लिंजियाई को अंततः ली गुआंगयुआन ने मना लिया, लेकिन किसी कारण से उसका दिल अभी भी खाली और अस्थिर महसूस कर रहा था। सब्जी बाजार से निकलते हुए उसने ली गुआंगयुआन द्वारा दिए गए 10 युआन को थाम लिया और सड़क पर बिना किसी उद्देश्य के घूमने लगी। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर किन की बंस की दुकान थी। ऐसा लगता था कि चाहे कोई भी समय हो, बन शॉप हमेशा लोगों से भरी रहती थी और स्पष्टतः अच्छा व्यापार करती थी। ली गुआंगयुआन की सब्जी की दुकान से होने वाली अल्प आय के बारे में सोचते हुए, धूप और हवा के नीचे संघर्ष करते हुए और एक विधवा को भी खुश करने के बारे में सोचते हुए, उनके पास भी ऐसी ही एक दुकान होनी चाहिए और वे उसके मालिक होने चाहिए। लिंजियाई ने कुछ देर तक बन शॉप को घूरा, 10 युआन को अपने हाथ में दबाया और सिर झुकाकर चलना जारी रखा।
जब लिन चुक्सिया बन शॉप पर पहुंची तो उसने झांग बुइलान और एक नई वेट्रेस को इधर उधर घूमते देखा। उसने हॉल की ओर देखा और पूछा, चेन चुनुआ और किन लिहुआ कहाँ हैं? नए साल के बाद बन शॉप का कारोबार और भी बेहतर हो गया और 2 और वेट्रेसों को काम पर रखने के बाद भी वे अभी भी कम संख्या में दिख रहे थे। लिहुआ का कुछ दिन पहले झगड़ा हो गया था और उसके चेहरे पर चोट लग गई थी, इसलिए वो यहाँ नहीं आई। चुनहुआ को आज छुट्टी मिलनी थी, लेकिन मैंने उससे बात करके बाद में 1 दिन की छुट्टी ले ली। उसने कहा कि उसे घर पर कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैंने जिद नहीं की। दुकान में बस थोड़ी देर के लिए ही भीड़ है, अगर हम समझदारी से काम करें तो जल्दी ही सब कुछ बीत जाएगा। किन लिहुआ के बारे में बोलते हुए झांग बुइलन ने आह भरी। पिछले दिनों उनके चाचा ने उन्हें और उनके पति को बार बार मध्यस्थता के लिए बुलाया था। आमतौर पर ऐसी मध्यस्थता बड़ों द्वारा की जानी चाहिए जिसमें उनके ससुर और बड़े चाचा दोनों मौजूद रहें। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि बन शॉप के प्रभारी किन्हान का प्रभाव ज्यादा है और उनके बड़े चाचा को भी इसमें शामिल करना एक दबाव डालता है, एक समझाता है, समस्याओं के समाधान के लिए सबसे उपयुक्त लगता था। हालांकि 2 मध्यस्थताओं के बाद सुलह की बात तो दूर, हर बार जब किनवेन और किन लियांग के परिवार मिलते तो ये दुश्मनों के बीच गतिरोध जैसा होता। उनके बीच सुलह का कोई रास्ता नहीं था। मुझे लगता है कि मेरे सबसे बड़े भाई और उनकी पत्नी ने किनवेन के परिवार के साथ कोई समझौता न करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। किनवेन भी जिद्दी हो रहे हैं, जाहिर है उनकी बहू गलत है, फिर भी वे अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो शायद भविष्य में दोनों परिवार एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे। झांग बुइलान ने लिन चुक्सिया की ओर देखा और संदेह जताया कि गलती स्वीकार न करने की किनवेन की जिद शायद उनके करीबी रिश्ते के लिए किन लियांग के परिवार को दोषी ठहराने के कारण है। जियानजुन और लिहुआ दोनों के यहाँ काम करने के कारण किनवेन को अपने भाई द्वारा धोखा दिया जा सकता है और किन लिहुआ और कई जून से जुड़े मुद्दों को देखते हुए वह आसानी से अपना अभिमान नहीं त्यागेगा, क्योंकि ये मामले बन शॉप से भी संबंधित हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।